मेरे बच्चे आज का जो हमारा लेक्चर है दैट इज लेक्चर नंबर 4, ठीक है। लेक्चर नंबर 4 शुरू करने लगे। इससे पहले यकीनन हम लोग जो हमारा लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3, ये सब चीजें मेरे बच्चे हम लोग ऑलरेडी जो है ना वो कवर कर चुके हैं, ध्यान में रखिएगा। और इसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ लिया है, हमने फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया था, और साथ ही साथ हमने फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर का कॉन्सेप्ट भी बहुत डिटेल से और तफसील से देख लिया था, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने जो टॉपिक मुकम्मल किया था वो हमारे पास था टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल। इसको अगले सफे पे आ जाते हैं, ठीक है। मेरे बच्चे पिछली क्लास का जो टॉपिक था उसके बारे में थोड़ा सा मेंशन कर देता हूं। जब कभी भी हमारे पास कोई करंट कैरिंग कंडक्टर, जब भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा, जब भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा तो इसके ऊपर एक फोर्स एक्ट करेगी, और वो फोर्स हमारे पास क्या थी, F इज इक्वल टू बिल साइन थीटा। फिर हमने देखा था कि अगर हमारे पास दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स रखे हुए हैं तो इन दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स के दरमियान में जो फोर्स एग्जिस्ट करती है वो या तो मेरे बच्चे अट्रैक्टिव नेचर की होती है या मेरे बच्चे रिपल्सिव नेचर की होती है, इन दो में से कोई एक होती है। फिर हमने देखा था अट्रैक्टिव नेचर की कब होती है, जब दोनों के अंदर जो करंट की डायरेक्शन है वो कैसी है, एक जैसी है, यानी कि सेम है। हमने ये चीज देखी थी, ठीक है। इसके अंदर मेरा बेटा मैंने आपको जो सेम वाली डायरेक्शन थी, ये वाली जो सेम वाली डायरेक्शन थी, इसका मैंने आपको साबित भी किया था और निकाल के भी बताया था। और आपको मैंने ये कहा था कि हमारे पास जो रिपल्सिव वाली डायरेक्शन है ये आपका होमवर्क है, तो जरा मुझे हाथ रेस करके बता दो या चैट सेक्शन में बता दो कि कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने इसको करके देखा था और रिपल्सिव वाली डायरेक्शन उनकी मैच हो रही थी। ठीक है, ठीक है, नहीं किया तो मसला नहीं है बच्चे, बाद में कर लेना अब इसको, जब आपको अभी आगे टाइम मिलेगा पूरे वीक का। फिर हमने देखा था टॉर्क इन अ करंट कैरिंग कॉइल। टॉर्क इन अ करंट कैरिंग कॉइल के अंदर हमने फॉर्मूला पढ़ा था टॉ इज इक्वल टू बीना कॉस अल्फा। और हमने ये चीज देखी थी कि जब कभी भी हमारे पास कोई करंट कैरिंग कॉइल किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखी जाती है तो उसके ऊपर जो फोर्स एक्ट करती है उनकी वजह से जो रोटेशन प्रोड्यूस होती है, तो हमने कहा था उसको अपन लोग क्या कहते हैं, टॉर्क ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक कपल या मैग्नेटिक टॉर्क, कोई भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। ये सब कुछ हमने पढ़ लिया था, ठीक है। और फिर हमने ये देखा था कि हमारे पास इस अल्फा से क्या मुराद थी, तो हमने देखा था जो अल्फा था हमारे पास, दिस वाज द एंगल बिटवीन क्या, एंगल बिटवीन द फेस ऑफ द कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड लाइन कह लो, फेस ऑफ द कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड लाइन के दरमियान का एंगल था ये, ठीक है। ये चीज हमने पढ़ ली थी। अब मेरे बच्चे इसी चीज को स्टार्ट करते हुए या इसी चीज को लेके जाएंगे हम लोग, और इसकी अब हमने पढ़नी है एप्लीकेशंस, या समझ लो इसका हमारा आज का लेक्चर है पूरा, ठीक है। जो आप देखोगे मैंने यहाँ पे हेडिंग क्या दी हुई है, आपको नजर आ रही है यहाँ पे मेरी हेडिंग, मैंने हेडिंग क्या दी हुई है, गैल्वेनोमीटर। ये जो आपको हेडिंग नजर आ रही है ना मेरी, गैल्वेनोमीटर, ये बेसिकली इसी की एप्लीकेशन है जो अभी आपको यहाँ पढ़ाने लगा। अब ये टॉपिक आपको कहाँ पे मिलेगा, आप किसी भी बोर्ड की किताब उठा के देखोगे उसमें जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाला चैप्टर है ना, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाला जो पार्ट है, ठीक है। जब मैं क्वेश्चन आपको बोलूंगा ना तब मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, तो अभी आप वहां पे लिखना छोड़ के यहाँ पे फोकस करो। अगर आपके पास जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाला चैप्टर है किसी भी बोर्ड का, तो मेरे बच्चे उसके अंदर ये टॉर्क का टॉपिक है, टॉर्क के बाद ये गैल्वेनोमीटर का टॉपिक है, या अमूमी तौर पे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आखिर में दिया जाता है, ठीक है। सिंध बोर्ड की जो पुरानी किताब है जो अब फॉलो नहीं हो रही है, उसके अंदर सेकेंड ईयर का जो चैप्टर नंबर 15 था वो था इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। इस चैप्टर के अंदर ये जो इंस्ट्रूमेंट्स वाला चैप्टर था, इस चैप्टर के अंदर ये सारे टॉपिक पढ़ाए जाया करते थे, ठीक है। कौन कौन से थे इसमें, गैल्वेनोमीटर था, एम मीटर था, वोल्ट मीटर था, मीटर ब्रिज था, व्हीटस्टोन ब्रिज था, पोटेंशियोमीटर था। आपको याद होगा हमने मीटर ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, करंट, इलेक्ट्रिसिटी के साथ मुकम्मल किया है। गैल्वेनोमीटर, वोल्ट मीटर, एम मीटर हमने यहां मुकम्मल करना है। तो ये हमारा आज की क्लास का इंट्रोडक्शन था या रिकैप था, ठीक है भैया। चलो शुरू करते हैं। अब मेरे बच्चे सबसे पहला जो हमारे जहन में सवाल आता है ना वो ये आता है कि गैल्वेनोमीटर हमारे पास है क्या, गैल्वेनोमीटर को आप कैसे डिफाइन करोगे। तो भैया गैल्वेनोमीटर सबसे पहले आपने ध्यान में रखना है एक डिवाइस है जिसका प्राइमरी पर्पस जो है, जिसका प्राइमरी पर्पस जो है, मैं आपको अभी प्राइमरी और सेकेंडरी पर्पस मिसाल से समझाऊंगा। जिसके प्राइमरी पर्पस दो हैं, नंबर एक क्या है, करंट को डिटेक्ट
करना कि किसी सर्किट में करंट है या नहीं है, करंट को डिटेक्ट करना, करंट है या नहीं है। करंट को डिटेक्ट करना किसका काम है, इसका काम है, ठीक है, कि सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा, ये कौन बताता है, गैल्वेनोमीटर बताता है। दूसरी चीज इसका काम है करंट की डायरेक्शन मेजर करना, करंट की डायरेक्शन बताना, या करंट की डायरेक्शन कि किस डायरेक्शन में। सर डायरेक्शन से क्या मुराद है, अभी आपको मिसाल से समझाते हैं। देखो भैया डायरेक्शन से ये मुराद है, ये मान लो हमारे पास एक कोई तार है, ठीक है, कोई भी एक तार है, और इस तार में दो पॉइंट्स है, एक पॉइंट ये रहा, इसको मैंने पॉइंट ए का नाम दे दिया, एक ये रहा, इसको मैंने पॉइंट बी का नाम दे दिया। अब देखो ये जो एक तार है, एक वायर है, इसमें करंट कहां से कहां फ्लो कर सकता है। एक पॉसिबिलिटी ये है कि करंट आपका फ्लो करेगा फ्रॉम ए टू बी, ए से बी की तरफ जा रहा है, विच मीन्स कि ए हाई पोटेंशियल पर हो गया, बी लो पोटेंशियल पर हो गया, भाई तभी करंट जा रहा है, ठीक है। अच्छा एक चीज और ध्यान में रखना, ये बात मैंने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में बताई थी, फिर रिपीट कर रहा हूं। वो सारे बच्चे जिन्होंने मुझसे हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स नहीं पढ़ा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं पढ़ा, करंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं पढ़ा, तो भाई उनको मैं बिल्कुल पढ़ाऊंगा, आपने परेशान नहीं होना, वो पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, चिल सीन है, बिल्कुल पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये बीच में भी सवाल आ रहा था तो मैंने बोला बता दूं, करंट कहां से कहां जा सकता है, हो सकता है ए से बी की तरफ जा रहा हूं, और क्या पॉसिबिलिटी है, हो सकता है बी से ए की तरफ आ रहा हूं, ऐसे आ रहा हूं भाई, अगर बी का पोटेंशियल ज्यादा है, ए का पोटेंशियल कम है, तो करंट यहां आ रहा होगा, ए का ज्यादा है, बी का कम है, तो करंट वहां जा रहा होगा, तो दोनों में से कोई भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो ये चीज कौन तय करता है कि करंट ए से बी की तरफ जा रहा है या करंट बी से ए की तरफ जा रहा है, तो ये चीज तय करना गैल्वेनोमीटर का काम है। बेसिकली तय तो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से होती है, बताना किसका काम है, ज्यादा अच्छी टर्म हो जाएगी, बताना किसका काम है, गैल्वेनोमीटर का काम है। तो गैल्वेनोमीटर के ना प्राइमरी पर्पसेस दो ही होते हैं, कौन कौन से भाई, एक करंट डिटेक्ट करना, और दूसरा करंट की डायरेक्शन बताना कि करंट की डायरेक्शन क्या है, करंट आपका कहां से कहां पर फ्लो करेगा या कर रहा है, ये हो गया इसका काम। अब बहुत सारे हमारे मासूम बच्चे एक और काम समझते हैं गैल्वेनोमीटर का, जो कि गैल्वेनोमीटर का काम होता नहीं है। वो क्या समझते हैं, वो ये समझते हैं, मैं पिंक से इसलिए लिख रहा हूं कि ये गैल्वेनोमीटर का काम नहीं है, कि करंट को मेजर करना कि करंट कितना फ्लो कर रहा है, करंट को मेजर करना कि करंट कितना फ्लो कर रहा है, ये काम गैल्वेनोमीटर का नहीं है, ध्यान में रख लेना, ये काम गैल्वेनोमीटर का नहीं है, इसको ध्यान में रख लीजिएगा। ये जो मैंने यहाँ डॉट 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 डाल के लिखा है ना, इसका मतलब ये कि ये काम इस गैल्वेनोमीटर का नहीं है, गैल्वेनोमीटर का काम ये नहीं है, ठीक है। अच्छा अब जब आप किताब वगैरह पढ़ोगे तो आपको ये बात लिखी वहां मिलेगी कि गैल्वेनोमीटर जो है वो बहुत छोटी अमाउंट के, बहुत छोटी अमाउंट का करंट या वोल्टेज मेजर करता है। तो सर आपने तो कहा था ये मेजर नहीं करता, तो फिर ये क्या बात हो गई, ये हमें तो समझ में नहीं आ रहा। ये मेरा बेटा आप ऐसे समझ लो कि इसका सेकेंडरी पर्पस है। सर सेकेंडरी पर्पस से क्या मुराद होती है बेटे, सेकेंडरी पर्पस से मुराद ये होती है, इसको आप ऐसे समझ लो, जैसे 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 ये आपके पास एक डिवाइस है, इस डिवाइस का मेजर पर्पस क्या है कि इससे इस डिजिटल बोर्ड पे लिखा जा सकता है, ये इसका मेजर पर्पस है, ठीक है। अब अगर मैं सामने एक बंदा है, उसको मैं वो आपस में बात कर रहे हैं, दो लोग हैं आपस में बात कर रहे हैं, मैं उसे बोलता हूँ भाई मेरी बात सुनो, वो नहीं सुनता, मैं ये फेंक के उसे मारता हूँ, जैसे आपके स्कूल में हुआ करता था ना, जो मिस हुआ करती थी, वो दूर से पेन फेंक के मार देंगी या कोई चौक उठा के दे देंगी, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये जब आपने चीज को उठा के फेंका, उस बंदे को अपनी तरफ मुतवज्जे करने के लिए, थोड़ी देर उस बंदे को अपनी तरफ मुतवज्जे करने के लिए, तो क्या ये डिजिटल बोर्ड के साथ जो ये पेन आया था, ये इसलिए था कि आप सामने वाले बंदे को मारो ताकि वो आपकी बात सुने? नहीं, ये इसलिए तो नहीं था। तो आपने ये जो इससे काम लिया, ये सेकेंडरी है। इसका प्राइमरी पर्पस क्या था? इस पे लिखना। ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं आपके पास, मतलब डेली रूटीन में हम पता नहीं कितनी चीजें कर रहे होते हैं ऐसे कि भाई एक जो जिस मकसद के लिए वो चीज बनी है, आप वो छोड़ के किसी और काम के लिए उसको इस्तेमाल कर रहे हो। तो ध्यान में रखना, गैल्वेनोमीटर का प्राइमरी पर्पस जो होता है, ये करंट या वोल्टेज को मेजर करना नहीं होता। अगर ये करंट या वोल्टेज आप कहते हो मेजर कर रहा है, तो ये समझ लो इसका सेकेंडरी पर्पस के तौर पे फुलफिल हो रहा है। और ये करंट या वोल्टेज जो मेजर भी करता है, वो बहुत छोटी वैल्यू का होता है। और कितनी छोटी वैल्यू का होता है मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ये मिली या माइक्रो एम्पेयर या वोल्ट को मेजर करता है। मिली मतलब क्या होता है? 10 की पावर -3, और माइक्रो का मतलब क्या होता है भाई? 10 की पावर -6 में रख लेना। इतनी
उसको मेजर करेगा, इससे आगे पीछे कोई मेजर कर भी नहीं सकता, ठीक है। तो प्राइमरी मोड मैंने आपको बता दिया। अब कोई भी जो डिवाइस होती है ना मेरे भाई, हर डिवाइस का ना एक प्रिंसिपल होता है जिसके ऊपर वो वर्किंग करती है, सही है। मिसाल के तौर पे यहां तक पहले मुझे बता दो, सबको सब चीज समझ में आ रही है, क्लियर है सब चीज? बोलो। चलो, अबे लॉरेंट फोर्स आ जाएगी। लॉरेंट फोर्स पे क्यों परेशान हो रहा है? ये देख लिखा हुआ है लॉरेंट फोर्स यहाँ पे, ये आखिर में लॉरेंस फोर्स, लॉरेंस फोर्स, लॉरेंस फोर्स, ये रही, दिख गई। यहाँ पढ़ेंगे लॉरेंस फोर्स, अभी बाकी है लॉरेंस फोर्स। अभी लॉरेंस फोर्स तक आने में हमारा टाइम है थोड़ा सा, ठीक है। अभी पहले बाकी का टॉपिक पढ़ लें जो हमने बनाया हुआ है इतनी मेहनत से। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसका प्रिंसिपल क्या है भैया, जिसके ऊपर ये वर्किंग कर रहा होता है? तो इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है ना, वो है टॉ इज इक्वल टू बीना कॉस अल्फा। सर ये कैसे वर्किंग प्रिंसिपल हो सकता है? अभी आपको सब समझाते, परेशान नहीं हो जाओ। देखो, ये है मेरा बेटा इसका वर्किंग प्रिंसिपल, टॉ इज इक्वल टू बीना कॉस अल्फा। अब गौर से ना बात को समझते चलना कि ये वर्किंग प्रिंसिपल कैसा है। जब मैंने आपको ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, मैंने आपको क्या बात बताई थी? मैंने कहा था अगर तीन कंडीशंस पूरी होंगी ना, या तीन शराइत पूरी होंगी, तो जो कॉइल है ना वो मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करना शुरू कर देगा। वो तीन शराइत कौन कौन सी थी? शर्त नंबर एक, एक कंडक्टर कॉइल होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? कंडक्टर कॉइल। सर कंडक्टर कॉइल क्या होता है? जिसमें से करंट गुजर सके। भाई जाहिर है करंट इंसुलेटर में से तो नहीं पास हो सकता ना, देयर शुड बी अ कंडक्टर कॉइल। नंबर दो, उस कंडक्टर कॉइल में से करंट गुजरना चाहिए या उसमें करंट होना चाहिए। ज़हन में रख लेना ये बात भी, ठीक है। नंबर तीन और नंबर आखिरी, कंडक्टर कॉइल है, करंट है उसके अंदर, ये किसी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में रखी हो। कहां रखी हो भाई? अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई हो, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में रखी हो। बस ये तीन कंडीशन पूरी होंगी तो अल्टीमेटली आपका जो कॉइल है वो क्या होगा? रोटेट होना शुरू हो जाएगा। अब ये क्यों टॉर्क इसमें प्रोड्यूस हो रहा है वो हमने कल के लेक्चर में डिस्कस किया था। दो फोर्सेस आती हैं, एंटी पैरेलल होती हैं, लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट होता है, तो वो क्या होता है? आपका जो कॉइल होता है वो रोटेट करना शुरू हो जाता है। सही है, बोलो। यहां तक की बात सबको समझ आती है? कोई मसला तो नहीं है यहां तक किसी का? बोलो भैया, ये तो कल तक का टॉपिक पढ़ा है, अभी तक कोई नई बात हुई नहीं है। जी जी कुमेल बेटा, आपके मैसेज आ रहे हैं, लेकिन वो कोई उसमें ऐसी काम की चीज नहीं है जो मैं जवाब दूं, ठीक है। बिल्कुल आ रहे हैं, सबके मैसेज आ रहे होते। चलो, ज्यादा करंट मेजर करने के लिए हमारे पास एम मीटर होते हैं ना, इसका पर्पस नहीं है करंट मेजर करना, ठीक है। अब जैसे किसी को मुतवज्जा करने के लिए पेंसिल फेंक के मारना उसका थोड़ी है, ठीक है। उसके लिए आप कोई विसिल ले सकते हो, विसिल का काम ही यही होता है कि आप जो है ना वो कि सामने वाले को अपनी तरफ मुतवज्जा करते हो। खैर, आ जाओ अब इसके ऊपर वापस। अब देखो, ये तीन चीजें होंगी तो आपका कॉइल रोटेट करेगा। अब हम इसकी कंस्ट्रक्शन पे आ जाते हैं। इसी को मैं कॉपी कर लूं एक बार। चलो, अब मेरे बच्चे इसको ना जरा गौर से देखो। आपके सामने मैंने जो है ना वो क्या रखा हुआ है, एक इसकी ना डायग्राम बना के रखी हुई है। ये परेशान नहीं होना, ये मैंने उस स्लाइड को कॉपी कर लिया था, तो आपका वो जो लिखा हुआ था ना वो सब कुछ पिछली स्लाइड पे मौजूद है, वो कहीं भी नहीं जाएगा। चिल सीन है बिल्कुल, ठीक है। चलो, अब देखो जरा, ये आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पे। अब इसमें मेरे बच्चे जो आपने काम की चीज देखनी है ना, वो क्या क्या देखनी है, जरा यहाँ पे ये देख लो। ये मेरा बेटा, ये आपके पास एक यू शेप मैग्नेट आपको नजर आ रहा है, इसको हम कह रहे होते हैं, ये हमारे पास है हमारा यू शेप मैग्नेट। दिस इज अवर यू शेप मैग्नेट, ठीक हो गया। इसका एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है, ठीक है। उसके दरमियान में यहां पे देखो, ये आपको जो नजर आ रहा है ना, ये जो नजर आ रहा है, ये ऐसे जो आ रहा है, ये ये मेरा बेटा आपके पास सस्पेंशन है। सस्पेंशन मतलब जिससे चीज मौजूद है, ठीक है। ये आपका सस्पेंशन हो गया। अभी मजीद भी मैं आपको इसके अंदर चीजें दिखाता जाऊंगा। ये आपकी सस्पेंशन है, ठीक है, जो आपको ऐसे हैंग हुई भी नजर आ रही है ना, तो किसी और कलर से कर दे ताकि और वाजे नजर आ जाए। अब वाजे नजर आ रही होगी और रेड कलर में, ठीक है। ये मेरा बेटा आपके पास सस्पेंशन है। ये कुछ भी नहीं है, जैसे एक थ्रेड होता है या एक वायर होता है ना, ये वैसे है, ठीक है। ये अभी हम सब चीज को समझते हैं आहिस्ता आहिस्ता, ये क्या है, ठीक है। अच्छा, मजीद देख लेते हैं किसमें किससे क्या मुराद है भाई। देखो इधर, ये मेरा बेटा आपके पास
यहाँ पे ये जो m जगह है ना, यहाँ पे मेरा बेटा आपके पास लगता है पॉइंटर। यहाँ पे क्या लगता है आपके पास? पॉइंटर लगता है। ये जो आपको ये जो आपको पिंक पिंक से नजर आ रहा है, यहाँ पे ये पिंक पिंक से नजर आ रहा है, ये डी लिखा हुआ है, इस डी के ऊपर ये पिंक पिंक से ऐसे ऐसे चकोर सा बना हुआ है, ऐसे ही ये मेरा बेटा आपके पास यहाँ पे कॉइल है। ये आपके पास यहाँ पे क्या है? ये आपके पास है यहाँ पे कॉइल। कॉइल क्या है अभी मजीद समझाते हैं। कॉइल से क्या मुराद है वो मैंने आपको कल की क्लास में बताया था। एक इस तरह का मान लो रेक्टेंगुलर फ्रेम पे मेरा तार लिपटा हुआ है, तार यहां से गया, ऐसे गया, ऐसे आया, ऐसे, ये तार लिपटा हुआ है ऐसे ऐसे रेक्टेंगुलर, ठीक है। तो वो यहाँ पे मौजूद है। ये जो है ना ये चीज, ये मेरा कॉइल है, ठीक है। ये कॉइल, ये जो डी लिखा हुआ है ना, ये डी, ये कॉइल जिसके ऊपर लिपटा हुआ होता है, ये होता है मेरा सॉफ्ट आयरन का सिलेंडर। ये क्या होता है? ये होता है मेरा सॉफ्ट आयरन का सिलेंडर। क्या मतलब सर? दोबारा बताएं, फिर समझो। देखो इसको ऐसे समझ लो, ये बड़ी अच्छी मिसाल आ गई। ये देखो, ये देखो, ये समझ लो मेरा बेटा हमारे पास ऐसे ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर है, और से देखना, ये मेरे पास सिलेंडर है, इस सिलेंडर पे कॉइल लिपटा हुआ है, लेकिन जो कॉइल लिपटा हुआ है वो किस तरह से? रेक्टेंगुलर फॉर्म में। कैसे? यहां से तार गया ऐसे, ऊपर गया, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। देखो कॉइल जो है वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में, लेकिन किस पे लिपटा हुआ है? सिलेंडर पे लिपटा हुआ है। और ये सिलेंडर किसका होता है? ये सिलेंडर होता है सॉफ्ट आयरन का, सही है। ये ऐसे रखा हुआ है यहाँ पे सिलेंडर, इसके ऊपर आपके पास ये मौजूद है कॉइल। अब वो जो मैंने ऊपर से आपको लाल लाल करके दिखाया हुआ है ना, ये बेसिकली क्या है? ये तार है जिससे ये सारी चीज क्या हुई हुई है? सस्पेंड हुई हुई है। अच्छा, ये क्या है भाई? ये जो नीचे मैंने आपको ऐसे स्प्रिंग स्प्रिंग सा बना के दिखाया, ये मेरा बेटा आपके पास आपका कह लो कि रिट्रैक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए, या इसका और अच्छा नाम होता है ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है, और वो आपका रिट्रैक्टिंग टॉर्क ही नाम रख लो अभी इसका, ठीक है। या रिवर्स टॉर्क भी कहते हैं इसको हम। रिट्रैक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए स्प्रिंग लगा होता है, ठीक है। प्रोड्यूस करने के लिए स्प्रिंग, अभी आपको वो सब चीज समझाऊंगा एक एक, अभी तो मैं सिर्फ डायग्राम बता रहा हूँ कि डायग्राम क्या है, ठीक है। प्रोड्यूस करने के लिए ये आपके पास एक स्प्रिंग लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, और कोई चीज रह गई? पॉइंटर बता दिया इसमें, ये हो गया, ये हो गया, ये यू शेप मैग्नेट है। अब देखो, आप इसमें गौर से देखो, जो चीज आपके पास है ना, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, इसमें मैंने क्या क्या चीज आपको बताई है, फिर से एक बार गौर से देख लो यहाँ पे, ठीक है। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, देख लो एक बार। यहाँ तक मुझे बता भी दो, सब चीज नजर आ गई सबको? हाँ, रीस्टोरिंग टॉर्क, एक्सीलेंट यार, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, ठीक है। रिट्रैक्टिंग भी कह सकते हैं, रीस्टोरिंग भी कह सकते हैं, या रिट्रीविंग टॉर्क भी कह सकते हैं, कोई भी नाम दे दो, ठीक है, एक ही बात है। चलो अब देखो यहाँ पे, ये हमारे पास एक यू शेप मैग्नेट है, ये यू शेप मैग्नेट है। इस यू शेप मैग्नेट का एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है। ऑब्वियस सी बात है भाई, दो पोल होंगे, दरमियान में एक नॉर्थ एक साउथ है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही होगी, ठीक है। यहां पे आपके पास एक एक सिलेंडर है, उस सिलेंडर के ऊपर आपने क्या किया हुआ है? ऐसे तार लपेटा हुआ है, और जो तार लपेटा हुआ है वो किस तरह का है? रेक्टेंगुलर, मतलब जो तार है ना भाई, वो तार ऐसा है, तार आपने ऐसे ही लपेटा हुआ है, ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में तार लिपटा हुआ है ऐसे करके, ये तार ऐसे लिपटा हुआ है, ये ध्यान में रखना। और ये किसके ऊपर लिपटा हुआ है? एक अदद सॉफ्ट आयरन सिलेंडर के ऊपर लिपटा हुआ है। सॉफ्ट आयरन सिलेंडर का फायदा अभी थोड़ी देर में नजर आएगा हमें, ठीक है, क्या होता है। चलो वापस आ जाते हैं। फिर मैंने क्या बता दिया आपको? ये मैंने बता दिया ये स्प्रिंग क्या है, रिट्रैक्टिंग या रिट्रीविंग या रीस्टोरिंग टॉर्क, ठीक है, या रिवर्स टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए मैंने यहाँ पे स्प्रिंग लगाया है, ठीक है। और कोई चीज, यहाँ पे एक पॉइंटर होता है। अच्छा, ये पॉइंटर किस तरह का होता है, ये भी यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ भाई मैं। पॉइंटर इस तरह का होता है, पॉइंटर कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। इस पॉइंटर का फायदा क्या होता है भाई? इस पॉइंटर का फायदा ये होता है, समझना जरा, इस पॉइंटर का फायदा क्या होता है? इस पॉइंटर का फायदा ये होता है कि यहाँ पे आपके पास एक होता है स्केल। सर ये क्या होता है? भाई स्केल होता है। सर स्केल का क्या फायदा है? भाई साहब स्केल का फायदा ये है, इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है, ये आपको जब मिलेगा तो इसमें ये सब चीज बनी हुई होगी, परेशान नहीं होना। ये मेरा बेटा आपके पास होता है स्केल। सर स्केल का क्या फायदा है? स्केल के ऊपर ऐसी हुई भी होती है मार्किंग्स, ऐसी मार्किंग हुई भी होती है। देखो बच्चे, जब कभी भी आपने, आप में से खुदा ना खास्ता किसी को बुखार हो जाता है, तो उस बुखार की रीडिंग पढ़ने के लिए आप क्या करते हो? थर्मामीटर लेते हो। वो थर्मामीटर को आप रखते हो, तो थर्मामीटर क्या करता है? थर्मामीटर जब आप मुंह से निकालते हो, तो उसका जो मरकरी का लेवल होता है वो आगे गया हुआ होता है। आप क्या करते हो? उस पर पढ़ लेते हो कि भाई ये किस पॉइंट से कॉन्साइड कर रहा है, या इसका कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां से बेसिकली आप इसकी रीडिंग पढ़ रहे हो। तो ये पॉइंटर भी ऐसे ही करेगा, पॉइंटर इसके ऊपर घूमेगा। मान लो पॉइंटर यहाँ कहीं पे आ रहा है, तो आप इसके अगेंस्ट में रीडिंग पढ़ लो कि भाई जो भी रीडिंग है वो आपको पता
चल जाएगी। स्केल मेरा बेटा गैल्वेनोमीटर के ऊपर बना हुआ होता है, ठीक है, समझ में आ गया। ये मेरा बेटा हमारे पास जो है ना वो इसकी कंस्ट्रक्शन थी, ठीक है। अब समझते हैं कि ये इसके ऊपर काम कैसे करता है। अब आप गौर से देखो, वापस सिर्फ आपने यहां पे गौर से देखना है। इसके अंदर से आपके पास ना दो अदद वो भी निकल रहे होते हैं बाहर, जिसे कहना चाहिए, इसी की मैं एक कॉपी और कर देता हूं। देखो, इसके अंदर से हमारे पास ना बच्चे वो भी निकल रहे होते हैं। क्या निकल रहे होते हैं? दो अदद तारे भी निकल रही होती हैं। आपने अगर अपने कॉलेजेस वगैरह में देखा होगा, आपने अगर अपने कॉलेजेस वगैरह में देखा होगा, तो आपने ये इसका एक्सपेरिमेंट भी किया होगा और आपने इस तरह की तारे भी देखी होंगी, जिसको भी मैं आपसे रिलेट करवा रहा हूँ, ठीक है। ये परेशान नहीं होना, मैं ये आपकी स्लाइड नहीं मिटा रहा, ये मैंने उसकी कॉपी बनाई थी, ठीक है, ताकि आपको सब चीज अच्छे समझ में आ जाए और अलग अलग स्लाइड मिल जाए। जो दो तारे निकल रही होती है ना, वो मैं आपको दिखाता हूँ कहां से निकल रही होती है। एक तार मेरा बेटा यहां से बाहर आ रही होगी, इधर ऊपर से, एक तार यहां से बाहर आ रही होगी इस जगह से, और एक तार यहां से बाहर आ रही होगी। ये दो तारें बाहर आ रही होंगी। एक मेरा बेटा आपके पास होती है ब्लैक कलर की तार, देखा होगा आपने, और एक मेरा बेटा आपके पास होती है रेड कलर की तार। आप करते क्या हो, सर्किट में वो रेड और ब्लैक प्रोब्स कनेक्ट करते हो रीडिंग लेने के लिए। एम मीटर भी ऐसे ही काम करता है, वोल्ट मीटर भी ऐसे ही काम करता है। मैं इस पे टाइम इसीलिए लगा रहा हूं कि गैल्वेनोमीटर का ही मॉडिफाइड वर्जन, ये जो गैल्वेनोमीटर अपन लोग पढ़ रहे हैं, इसी गैल्वेनोमीटर का मॉडिफाइड वर्जन ही क्या है, एमीटर है या वोल्ट मीटर है। इसलिए एक के ऊपर इतनी मेहनत कर रहे हैं, एक समझ में आ जाएगा तो बाकी सारे समझना ऑटोमेटिकली क्या है, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। चलो बेटे, कह सकते हो कि गैल्वेनोमीटर स्मॉल करंट को मेजर करता है, लेकिन मसला है कि वो स्मॉल करंट तो प्रैक्टिकली एग्जिस्ट ही नहीं करता ना। आप अपने घर में जितनी भी डिवाइसेज है ना, उनको आप देखो जाके। आपके घर में फ्रिज होगा, फ्रीजर होगा, एसी होगा या पंखा होगा या आयरन होगा, कोई भी चीज होगी ना, वॉशिंग मशीन होगा, कोई भी चीज होगी, उसकी जाके ना आप करंट रेटिंग पढ़ो जाके। भाई आप चार्जर तक खरीद के लाते हो ना, आपका चार्जर कितना होता है, 2 एम्पियर का होता है, सही है। बच्चा सवाल पूछे सर गैल्वेनोमीटर के लिए किताब में लिखा होता है कि वो एक डिवाइस है दैट इज यूज्ड टू मेजर करंट। भाई वो अगर उन्होंने लिखा हुआ है तो उस, अब मैं क्या कह सकता हूँ उसके अंदर, ठीक है। होता ये नहीं है, जो होता है वो मैंने आपको बता दिया। आप अपने घर में सारी डिवाइसेस चेक करना जाके, उन डिवाइसेस के अंदर आप जब भी देखोगे तो 2 एम्पेयर, 2.5 एम्पेयर, इस तरह से करंट वो ड्रॉ कर रही होती है। अभी आप गैल्वेनोमीटर से, चलो अगर मैं आपकी बात मान लेता हूँ, ये मिली एम्पेयर करंट मेजर करता है। मिली एम्पेयर तो प्रैक्टिकली किसी डिवाइस में फ्लो ही नहीं कर रहा यार, क्या करोगे इसको लेके फिर। तो गैल्वेनोमीटर एक बुनियादी डिवाइस है जिसका पर्पस, जिसको बनाया इसलिए कभी गया ही नहीं है। और जो लिखने वाले हैं उनके पास ना इतनी अक्ल है ना इतना नॉलेज है, पढ़ते नहीं है ना बेचारे, क्या करें, ठीक है। हमारी जिंदगी इसी में गुजर गई, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। तो इसका प्राइमरी पर्पस दो होता है, करंट को डिटेक्ट करना कि करंट है या नहीं है, दूसरा करंट का डायरेक्शन तय करना, बस ये होता है। जो करंट को मेजर करना है ना, वो एमीटर का काम है, इसका काम नहीं होता, ठीक है। ऐसे दो प्रोब्स निकल के आ रही होती है, एक ब्लैक होती है और एक आपके पास रेड होती है। अब इसको आपने सर्किट में कनेक्ट करना है, जिस सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है, बस वो आपको कैसे बताएगा वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब आप इस पे वापस, मैंने आपको यहां पे बताया था बिल्कुल स्टार्ट में, बिल्कुल स्टार्ट में, यहां पे देखो, मैंने कहा था 3 शर्तें हैं, अगर ये 3 शर्तें पूरी होंगी तो आपका कॉइल घूमना शुरू हो जाएगा, या कॉइल में मैग्नेटिक कपल आना शुरू हो जाएगा, या कॉइल आपका रोटेट करना शुरू हो जाएगा। कंडक्टर कॉइल का होना, करंट का होना, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड का होना। अब इसको देखो गौर से, ये आपके पास, ये मुझे नजर आ रहा है यहाँ पे, ये देखो, ये मुझे नजर आ रहा है, ये यहाँ पे, ये मुझे नजर आ रहा है भाई, यहाँ पे ये कॉइल तो मौजूद है, ये ऐसे, ये रेक्टेंगुलर मेरे पास यहाँ पे क्या मौजूद है भाई, कॉइल मौजूद है। और ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल के दरमियान में रखी हुई है भाई, ये जगह, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल के दरमियान में रखी हुई है। इसका मतलब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड भी मौजूद है। क्यों भाई, मैग्नेट के दरमियान में रखी हुई है ना, ये यू शेप मैग्नेट है, इसके दरमियान में ये कॉइल मौजूद है, तो गोया मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखी हुई है। तो भाई कंडक्टर कॉइल है, यस सर, मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है, यस सर। एक शर्त बच गई, और वो एक शर्त क्या है, और वो एक शर्त क्या है, वो एक शर्त है करंट का होना। अब मान लो आपने ये जो रेड और ब्लैक, अब समझना यहाँ पे, यहां मान लो आपके पास एक कोई तार है, एक कोई तार है, इस तार में क्या हो रहा था भाई, करंट फ्लो कर रहा था एक सर्टेन डायरेक्शन में, मान लो ऐसे एक सर्टेन डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा था। अच्छा, ये ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट था। आपने क्या किया, आपने ये रेड और ब्लैक, यहां रेड रखा, यहां ब्लैक रखा, जैसे ही आपने रखा, ये करंट फ्लो कर रहा था, ये करंट रेड से दाखिल हुआ, इसमें से होता हुआ, कॉइल में से होता हुआ ब्लैक से निकल गया। फिर सुनो क्या हुआ, फिर सुनो, ये रेड और ब्लैक आपने उठाया, इसको उठा के यहां रखा, चाहे रेड यहां रखो चाहे यहां रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस एक जगह रेड आएगा एक जगह ब्लैक आएगा।
करंट तो था ना इसमें से भाई, ये करंट फ्लो कर रहा है इसमें, जाहिर है करंट फ्लो कर रहा है जब भी तो ये काम करेगा। तीन चीजें पूरी होंगी तभी तो कॉइल घूमेगा। वो तीन चीजें क्या है? कंडक्टर कॉइल का होना, मैग्नेटिक फील्ड का होना, और उस कंडक्टर कॉइल में से करंट का गुजरना। तो मैं बता रहा हूं ये वर्किंग कैसे करता है। आपने इसे रखा, करंट इसमें से गुजर रहा था, करंट एक एंड से दाखिल होगा, इस कॉइल में से होता हुआ दूसरे एंड से निकलेगा। पहले जो करंट यहां जा रहा था, अब आपने इसको रास्ता दे दिया ना, आपने इसको रास्ता दे दिया, यहां से रेड टर्मिनल कनेक्ट किया, रेड टर्मिनल से करंट आएगा, इस कॉइल में से मस्त चक्कर मारेगा और वहां ब्लैक से निकल के फिर चला जाएगा जहां भी उसने जाना था। आपने उसे रास्ता दे दिया। अब गौर से देखो, जैसे ही आप इसको कनेक्ट करोगे यहाँ पे, तो तीनों चीजें पूरी हो गई। सर तीसरी चीज कौन सी थी भाई? तीन चीजें ये वाली थी ना, एक दो और करंट का होना, ये आपके पास नंबर 3 शर्त थी। तीनों चीजें पूरी हो गई। जैसे ही तीन चीजें आपके पास पूरी हुई, जैसे ही तीन चीजें पूरी हुई, तो आपका ये जो कॉइल था ये क्या करेगा? रोटेट करेगा। अब इस ये कॉइल जो है ना, ये पॉइंटर जो है ना सिलेंडर के ऊपर ऐसे लगा हुआ होता है। ये सिलेंडर है, इस सिलेंडर पे ऐसे कॉइल है, 1 2 3, मतलब ऐसे कॉइल जो है वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में, समझना, ये ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, फिर यहां से ऊपर जाएगा। वो रेक्टेंगल फॉर्म में है लेकिन लिपटी भी इसके ऊपर है, ठीक है। अब होता क्या है समझना, इसके ऊपर पॉइंटर ऐसे लगा हुआ होता है, ऐसे चिपका हुआ होता है पॉइंटर ऐसे, और यहां पे आपके पास होता है स्केल। पॉइंटर ऐसे चिपका हुआ होता है और आगे होता है यहां पे आपके पास स्केल। जैसे ही उसमें से करंट गुजरता है, ये घूमना शुरू हो जाता है। आपको पता चल जाता है इसमें से क्या हो रहा है, करंट फ्लो कर रहा है। गोया के गैल्वेनोमीटर की जो डिफ्लेक्शन है ना, गैल्वेनोमीटर का अपनी इनिशियल पोजीशन से मूव करना, यही इस बात की निशानी है कि करंट क्या कर रहा है भाई, फ्लो कर रहा है। अगर गैल्वेनोमीटर अपनी जगह पे फिक्स रहे, मूव ना करे, इसका मतलब ये कि करंट फ्लो नहीं कर रहा। सही है, बोलो यहां तक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? इसको हम कहते हैं डिफ्लेक्टिंग प्रिंसिपल। क्या कहते हैं? डिफ्लेक्टिंग प्रिंसिपल। स्केल होता है भाई साहब कुछ इस तरह का, देखो समझो। स्केल कुछ ऐसा होता है, ठीक है, समझना जरा। और इसके ऊपर जो पॉइंटर लगा होता है ना भाई साहब, वो ऐसा होता है। ये समझ लो पॉइंटर होता है। अभी आहिस्ता आहिस्ता समझते आना, मैं सब समझा रहा हूं। देखो ये स्केल होता है, ऐसे इस पे मार्किंग हुई भी होती है। देखा होगा आपने कॉलेजेस वगैरह में जब प्रैक्टिकल किए होंगे ना, इस तरह के बहुत सारे स्केल आपने देखे होंगे, ठीक है, ये इस तरह से होता है और ये आपका पॉइंटर होता है। इनिशियली जब तक आपके सर्किट में से करंट फ्लो नहीं कर रहा और आपका जो सिलेंडर के ऊपर पॉइंटर है वो दाएं बाएं नहीं घूम रहा है, आपका कॉइल रोटेट नहीं कर रहा, तब तक आपका पॉइंटर यहां पे होता है। ये पॉइंटर बिल्कुल सेंटर में होता है, समझना इस बात को। पॉइंटर कहां होता है? बिल्कुल सेंटर में होता है। ये आपके पास जो सेंटर वाला पॉइंट है ना भाई, ये कहलाता है नल पॉइंट। क्या कहलाता है? नल पॉइंट। नल पॉइंट ये शो कर रहा है कि हमारे पास, नल पॉइंट ये शो कर रहा है, नल पॉइंट ये शो कर रहा है, नल पॉइंट ये शो कर रहा है कि ये गैल्वेनोमीटर की इनिशियल पोजीशन है। अब गैल्वेनोमीटर का जो ये पॉइंटर है ना, ये या तो मेरा बेटा यहां से इस तरफ जा सकता है या ये यहां से इस तरफ जा सकता है। ये किस तरफ जाएगा ये चीज डिपेंड करती है करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। मिसाल के तौर पे ये आपके पास एक तार है, ठीक है, ये तार है, यही तार मैं दो बार बना देता हूं, यहां पे समझ लेना जरा। आपके पास अगर मान लो करंट ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, अगर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, पॉइंटर मान लो राइट साइड पे आ रहा है, तो अगर इसी तार में करंट आपका दूसरी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होगा, तो यही पॉइंटर कहां चला जाएगा? लेफ्ट पे जाएगा। यानी कि अगर यहां से लेके यहां तक आपके पास रीडिंग है 0 से लेके 5 मिली एम्पियर तक, तो यहां पर भी रीडिंग होगी आपकी 0 से लेके 5 मिली एम्पियर तक। यानी कि ये आपका दो तरफ डिफ्लेक्ट कर सकता है, इधर भी जा सकता है, उधर भी जा सकता है। तो मैंने आपको क्या बताया था, ये दो चीजें शो करता है। पहला मकसद इसका क्या होता है? करंट को डिटेक्ट करना। दूसरा क्या मकसद होता है? डायरेक्शन बताना। तो डायरेक्शन भी पता चल गई, डिटेक्शन भी हो रही है। नल पॉइंट पे है तो करंट नहीं है, नल पॉइंट से इधर या इधर जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि करंट फ्लो कर रहा है, और जिस तरफ जा रहा है वो डायरेक्शन शो कर रहा होगा। बोलो भाई, क्या यहां तक की बात सबको समझ में आ जाती है? हाँ या ना? बेटे सस्पेंशन वायर का काम होता है कॉइल को हैंग करना। कॉइल हैंग कैसे होगा वरना? ठीक है, फिलहाल तो बेटे कोई मसला नहीं है, अभी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी।
वो मिनिमम रीडिंग वाला ही स्केल है। हाँ बेटे, ये डीसी करंट मेजर करता है। एसी करंट को मेजर करने के लिए हमारे पास और चीजें होती हैं, ठीक है। एसी करंट ऐसे मेजर नहीं होता जैसे अब पढ़ रहे हैं, ये डीसी करंट है। एसी करंट इस तरह से नहीं होता, ठीक है। समझ में आ गई यहाँ तक की बात? अच्छा, ये मेरा बेटा आपके पास ये जो अभी ये जो आपने इसमें डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस किया है ना, ये जो पूरी कहानी थी, इसकी वजह से डिफ्लेक्शन आई है, इसको हम कहते हैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। एंड दिस डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज गिवन बाय टॉ डी इज इक्वल टू बीना कॉस ऑफ अल्फा। अब आप यहां पे देखो तो आपको नजर आ रहा है कि जो आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है ना, वो देखो किस किस चीज पर डिपेंड कर रहा है। ये जो आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है, ये डिपेंड कर रहा है आई पर, और ये डिपेंड कर रहा है कॉस ऑफ अल्फा पे। देखो बी पे डिपेंड नहीं कर रहा। क्यों? जब आपने गैल्वेनोमीटर एक बार कंस्ट्रक्ट किया होगा तो उस वक्त आपने बी का वैल्यू तो फिक्स कर दिया होगा, वो थोड़ी चेंज हो रहा है। नंबर ऑफ टर्न्स एक बार गैल्वेनोमीटर बनाते हुए आपने जो भी रखे होंगे वो वही रहेंगे, वो भी चेंज नहीं हो रहे। सिमिलरली एरिया ऑफ द कॉइल वो भी चेंज नहीं हो रहा। चेंज क्या हो रहा है? जब आप एक सर्किट से दूसरे सर्किट में जा रहे हो तो करंट का वैल्यू चेंज हो रहा है। साथ ही साथ जो एक और चीज बड़ी काम की चेंज हो रही है ना, वो भी जरा समझ लेना यहां पे। वो क्या चीज चेंज हो रही है, देखो जरा। ये मान लो मेरा बेटा, ये हमारे पास कॉइल है, ये हमारे पास क्या है, एक कॉइल है, ठीक है। अब शुरू में ये समझना, ये कॉइल ऐसे रखा हुआ है और मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे है। जब ये कॉइल रोटेट करना शुरू करेगा तो अभी तो देखो अल्फा 0 है, लेकिन यहां पे अल्फा का वैल्यू चेंज हो गया, फिर चेंज हो गया, फिर चेंज हो रहा है। यानी कि जैसे जैसे कॉइल रोटेट करेगा वैसे वैसे अल्फा का वैल्यू क्या होगा भाई साहब, चेंज होगा। जब अल्फा का वैल्यू चेंज होगा तो कॉस अल्फा का वैल्यू चेंज होगा। आप लोगों में से जितने लोगों ने बेसिक मैथ्स की वीडियो देख ली है, आपको ये बात पता है कॉस 0 डिग्री कितना होता है, 1 होता है। सिमिलरली कॉस 30 डिग्री कितना होता है, देखिए नहीं देखिए, कॉस 30 डिग्री कितना होता है भाई? बेटे पीडीएफ सब कुछ गूगल से मिलेगा। बोलो भाई। 1/3 होता है। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है। 0.7 होता है। √3/2 होता है। एक्सेलेंट, वेरी गुड। √3/2 को आप 0.866 भी कह सकते हो, 0.87 कह सकते हो। सिमिलरली कॉस 60 डिग्री कितना होता है? 3/2 बोल रहा है। ओ भाई 3/2 तो बोल भी मत देना, मारेंगे लोग पकड़ के। 3/2 तो कॉस का वैल्यू कभी आ ही नहीं सकता। 1/2 होता है। वेरी गुड। कॉस 90 डिग्री कितना हो जाता है फिर? 0 हो जाता है, ठीक है। अब आप नोट करो, डिफरेंट एंगल्स के ऊपर कॉस का वैल्यू क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अब इसकी वजह से क्या होता है, जब अल्फा चेंज होता है तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क भी क्या होगा, चेंज होना शुरू हो जाएगा। बी एन और ए पर डिपेंड नहीं कर रहा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। वजह यह है कि जब आपने एक बार गैल्वेनोमीटर बनाया तो गैल्वेनोमीटर बनाते वक्त आपने बी भी फिक्स कर दिया, एन भी फिक्स कर दिया और ए भी फिक्स कर दिया। ना तो आप बी चेंज कर रहे हो, ना तो आप एन चेंज कर रहे हो, और ना तो आप वो ए चेंज कर रहे हो। इन तीनों में से कुछ चेंज नहीं कर रहे। सर्किट टू सर्किट जो चीज वेरी कर रही है वो आई है, और एक ही सर्किट में जो चीज मुसलसल वेरी करने जा रही है वो अल्फा है। एक ही सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है, कॉइल घूमना शुरू हुआ, अल्फा चेंज हो रहा है, कॉस अल्फा की वजह से टॉर्क मुसलसल क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। सही हो गया। अब ये हमारे लिए प्रॉब्लम है, सही, ये प्रॉब्लम है। अब इस प्रॉब्लम का हल क्या है भाई? इस प्रॉब्लम का हल ये है कि हमें कुछ ऐसा करना है कि कॉस अल्फा का वैल्यू हमेशा रहे कांस्टेंट। कॉस अल्फा का वैल्यू हमेशा क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। कॉस अल्फा का वैल्यू हमेशा हमेशा के लिए क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। अब कॉस अल्फा के वैल्यू को हमेशा हमेशा के लिए कांस्टेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, जो इसके फेसेस होते हैं, फेसेस ऑफ द मैग्नेट होता है, उन्हें आप बनाते हो कॉनकेव। क्या मतलब सर, अभी समझाते हैं। फेसेस ऑफ द मैग्नेट से क्या मुराद है अभी समझते हैं। देखो देखो, ये आपको नजर आ रहा है, आपका यू शेप मैग्नेट है। अगर मैं इसी चीज को ऊपर से देखूं, यानी कि समझ लो मैं यहां से देख रहा हूं, ठीक है, यहां पे ऑब्जर्वर मौजूद है, वो ऊपर से इसका टॉप व्यू ले रहा है। अभी क्या सूरत हाल है, अभी की सूरत हाल आपको बता रहा हूं। अभी की सूरत हाल ये है मेरे बच्चे के, हमारे पास देखो जरा समझो, कुछ भी नहीं बनना। अभी की सूरत हाल ये है मेरे बच्चे कि जब आप इसको ऊपर से देखोगे,
बच्चे अभी की सूरत हाल ये, जब आप इसको ऊपर से देखते हो ना, गौर से समझ लेना यहाँ पे ताकि आपको कहानी समझ में आ जाए। ये मेरा बेटा नॉर्थ साइड है, ये आपके पास साउथ साइड है। अब आप देख कहां से रहे हो, इसको ऐसे करके ऊपर से झांक रहे हो, सही। आपके पास ना ये पोल जिस तरह से, ये नॉर्थ पोल है, ये आपका साउथ पोल है, ठीक है। दरमियान में आपके पास यहाँ पे कॉइल मौजूद है। अब समझिएगा, ये जो कॉइल है ना, इस कॉइल को भी मैं ऐसे एक उससे शो कर रहा हूं, एक लाइन से शो कर रहा हूं। सर लाइन से क्यों शो कर रहे हैं भैया? लाइन से इसलिए शो कर रहा हूं क्योंकि ये जो कॉइल है ये ऐसे रखी हुई है। तो समझो अभी बात को आहिस्ता आहिस्ता। थोड़ी देर के लिए आप इमेजिन करो, आप इसे देख कहां से रहे हो? ऊपर से देख रहे हो। देखो कहां चला गया, ये मान लो मेरा कॉइल है, सामने से देखने पे कॉइल ऐसे रेक्टेंगुलर फ्रेम में कॉइल है, एक सिलेंडर के ऊपर वाउंड हुआ है। जब मैं इसे ऊपर से देखूंगा, गौर से देखना, जब मैं इसे ऐसे ऊपर से देखूंगा तो मुझे एक लकीर नजर आएगी ना भाई सिर्फ। अरे भैया सामने से देखोगे तो ऐसे ही दिखेगा, ये ऐसे गया ऐसे गया, ये तार ऐसे मौजूद है, सही है। यहां भी नॉर्थ पोल, यहां साउथ पोल। अभी मैं ऊपर से देख रहा हूं ऐसे करके, जब ऊपर से झांकूंगा इसको तो मुझे एक लकीर नजर आएगी, वो लकीर ऐसे घूम रही होगी गोल गोल, और उसके ऊपर पॉइंटर होगा, पॉइंटर साथ जा रहा होगा। सही समझ में आती है बात? देखो अब आपके जो, अगर मैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करके दिखाऊं आपको, देखो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ऐसे ही होती है ना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, कहां से कहां होती है भाई? नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है। देखो ऐसे होंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। अब देखो इधर समझो, आपके पास ये कॉइल अभी यहां मौजूद है, जब ये कॉइल घूमना शुरू करेगा तो यहाँ पे कुछ एंगल बनाएगा। अभी इस वक्त तो अल्फा आपके पास यहाँ पे 0 डिग्री है, अल्फा अभी तो 0 डिग्री है, लेकिन जब ये कॉइल ऐसे घूमेगा तो यहाँ पे कुछ अल्फा बन जाएगा, वो चेंज होगा। जब वो चेंज होगा तो आपके पास यहाँ पे कॉस अल्फा का वैल्यू चेंज होगा, वो चेंज होगा तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क चेंज होगा। यही तो मुसीबत है अभी इस वक्त, ठीक है, यही तो प्रॉब्लम है जिसको हल करना है। और ये वाले जो पोल फेसेस होते हैं ना, ये वाले जो पोल फेसेस होते हैं, ये कहलाते हैं फ्लैट पोल फेसेस। क्या कहलाते हैं ये? फ्लैट पोल फेसेस कहलाते हैं, फ्लैट पोल फेसेस। फ्लैट पोल फेसेस से मुराद ये है कि ये बिल्कुल ऐसे सीधे हैं, और इसमें हो क्या रहा है, इसके अंदर जब कॉइल रोटेट कर रहा है, फ्लैट पोल फेसेस, इसमें जब कॉइल घूम रहा है तो इस कॉइल के घूमने की वजह से अल्फा क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है। यहां लिख देते हैं, इसमें जब कॉइल रोटेट करेगा ड्यू टू द रोटेशन ऑफ कॉइल, अल्फा क्या करता है भाई? अल्फा वेरी करता है। और जब अल्फा वेरी करेगा तो कॉस अल्फा चेंज होगा, और जब कॉस अल्फा चेंज होगा तो टॉर्क चेंज होगा। ये मसला आता है, ठीक है। अब हमने क्या करना होता है, अब हमने ये इनको चेंज करना है। अब हमने क्या करना है, इस कॉस अल्फा के ऊपर से मसले को ही खत्म करना है। हम क्या करते हैं फिर, हम फेसेस ऑफ द कॉइल कैसे करते हैं? कॉनकेव पोल करते हैं। कॉनकेव पोल क्या है, पहले मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूं, फिर आपको समझा देता हूं कॉनकेव पोल फेसेस कैसे। मेरे बच्चे ये कॉनकेव पोल फेसेस होते हैं, ये नॉर्थ है ये साउथ है। कैसे होते हैं पहले आप इसको इमेजिन कर लो। जो आपके कॉनकेव पोल फेसेस होते हैं ना, वो इस तरह से होते हैं, ये यानी ये आप ऊपर से देख रहे हो भाई, जहन में रख लेना, ये ऊपर से देख रहे हैं हम इसको। यानी कि जब आप सामने से देखोगे तो ऐसे होंगे ये, सामने से देखने पर। सामने से मुराद क्या है? इसको देखो यहाँ पे, ये इसको देखो, सामने से देखेंगे ना, सामने से देखोगे तो ये ऐसे होंगे, ऐसे करके ऐसे होंगे, ऐसे। ऊपर से देखोगे, ऊपर से ऐसे झांकोगे तो ये ऐसे हो जाएंगे, ये इस तरह से, ये वाली साइड कॉनकेव है, ये कॉनकेव पोल फेसेस कहलाते हैं। ये ऐसे बनाए जाते हैं, ये कॉनकेव पोल फेसेस होते हैं ऐसे, ठीक है। सामने से देखने पे ऐसे लगेंगे, लेकिन ऊपर से देखने पे कैसे होते हैं? कॉनकेव पोल फेसेस होते हैं। अब इसका फायदा क्या है भाई, अभी समझो जरा। अब इसके अंदर फायदा क्या है? इसके अंदर फायदा ये होता है कि आपके पास ये समझ लो नॉर्थ से लाइन निकल रही है, ये निकल रही है नॉर्थ से लाइन, ऐसे निकल रही है नॉर्थ से लाइन। इसका फायदा आप अगर समझ गए ना, तो आपको पूरे कॉन्सेप्ट का फील आ जाएगा कि हम जो है ना वो बेसिकली ये लेते क्यों है। और सिमिलरली यहाँ पे आपके पास लाइन साउथ की तरफ लाइंस जा रही हैं, जो साउथ में लाइन जा रही है ना, उनको मैं डिफ्रेंशिएट करने के लिए किसी अलग कलर से बना देता हूँ, क्योंकि नॉर्थ से लाइंस निकलती हैं और साउथ में लाइंस क्या होती है? ऐसे जारी होती है, ये ऐसे, ठीक है। ये मैंने बीच में नहीं बनाई ताकि गंदगी ना हो, बस ऐसे समझ जाना, नॉर्थ से निकलती जा रही है और साउथ में जाती जा रही है, ठीक है। और आपका जो कॉइल है, कॉइल ऊपर से देखने पे कैसा था आपका? अगर मैं ड्रॉ करूं वापस, तो कॉइल आपके पास कुछ इस तरह का था, कॉइल आपके पास कुछ इस तरह का था, ठीक है। ये मान लो आपका कॉइल है। सर ये कॉइल ऐसा अजीब सा क्यों दिख रहा है हमें? भाई कॉइल को ऊपर से देख रहे हो ना अल्लाह के बंदो, कॉइल को कहां से देख रहे हो? कॉइल को आप ऊपर से देख रहे हो, ठीक है, सही है। कॉइल को ऊपर से देखोगे तो ऐसे ही दिखेगा, सही है, ये कॉइल है। अब देखो इसका फायदा क्या है, अच्छे से देखो इसका फायदा क्या है। इसका फायदा ये है,
जब ये कॉइल यहां पे है तब भी एक लाइन इसके पैरेलल है, जब ये कॉइल रोटेट करेगा ऐसे आएगा तब भी कोई ना कोई लाइन पैरेलल हो जाएगी, जब ये और रोटेट करेगा तब भी कोई लाइन पैरेलल होगी। यानी कि ये ऐसे है, एक लाइन ऐसे जा रही है, ऐसे हुआ एक लाइन ऐसे जा रही है, ऐसे हुआ एक लाइन ऐसे जा रही है। यानी कि ये जहां मर्जी रोटेट करता रहे, हमेशा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के साथ कैसा रहेगा, पैरेलल रहेगा। सही है। ये होता है कॉनकेव पोल फेसेस का फायदा कि आपने क्या किया, आपने अपनी फील्ड को रेडियल बना लिया और स्ट्रॉन्ग बना लिया। आपकी फील्ड क्या हो गई, रेडियल हो गई और स्ट्रॉन्ग हो गई, और इसकी वजह से जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है ना वो मैक्सिमम हो जाता है। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क मैक्सिमम क्यों हुआ, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क डिपेंड कर रहा था किस पे, कॉस अल्फा पे। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क किस पे डिपेंड कर रहा है, कॉस अल्फा पे, और कॉस ऑफ 0 डिग्री पे आपके पास वैल्यू होती है +1, which is the maximum positive value that a cos function can have। cos फंक्शन का वैल्यू इससे ज्यादा हो नहीं सकता। तो आपका ये जो कॉनकेव पोल फेसेस आपने बनाए, ये जो आपने काम किया, इसकी वजह से आपने क्या किया, आपने अल्फा को 0 डिग्री पे फिक्स कर दिया। अब ये चेंज नहीं हो रहा, कांस्टेंट हो गया। इसकी वजह से आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। और जब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क मैक्सिमम हो गया तो इसको हम कहते हैं कि गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है दैट इज ऑलवेज गिवन बाय बीना, BINA। यहाँ पे कॉस अल्फा का वैल्यू आपके पास खत्म हो जाता है। उसका रीजन ये होता है कि आपका जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है वो कॉस अल्फा पे अब डिपेंड नहीं कर रहा, क्योंकि आपने पोल फेसेस कैसे रख लिए यहाँ पे, कॉनकेव। बोलो यहां तक सबको समझ में आ गई कहानी? बोलो भाई, बोलो भाई, बहुत मेहनत से समझाइए, समझ आ गई अमाने? बोलो भाई, कॉन्सेप्ट का फील आ गया? बेटे कॉपी बाद में करना, ये आपको सब PDF मिलेगा, कॉपी करते रहना बैठ के, अभी कॉपी करने की जरूरत नहीं है, अभी सिर्फ फील करो कॉन्सेप्ट को। सही है, ये मिलेगा ना PDF, कॉपी कर लेना। सही है, अभी क्या करोगे कॉपी करके, अभी सिर्फ फील करो। सही है, इतनी बात समझ में आ गई? चलो आगे चलते हैं। आपसे कोई भी पूछे ना कि भाई मुझे बता डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या होता है उसके अंदर, किसके अंदर, किसके अंदर, गैल्वेनोमीटर में। तो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, टॉर्क इज इक्वल टू बीना। कॉस अल्फा होते ही नहीं है, क्योंकि इसके जो पोल फेसेस होते हैं वो हमेशा कैसे रखे जाते हैं, कॉनकेव रखे जाते हैं। ठीक है, बता दी मैंने ये बात, आगे चलते हैं। ठीक है, चलो अब इसके अंदर एक और चीज पढ़ लेते हैं। चलो भैया, हमें ये चीज समझ में आ गई कि भाई इसके अंदर जो हमारा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है ना दैट इज बीना। ठीक है, अब यहां पे आपको नजर आ रहा है कि आपका जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है ना ये एक ही चीज पे डिपेंड कर रहा है, दैट इज करंट ओनली, और किसी चीज पे डिपेंड नहीं कर रहा। ठीक है, करंट का वैल्यू ज्यादा होगा तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ज्यादा होगा, करंट का वैल्यू कम होगा तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क भी आपके पास क्या हो जाएगा भाई मेरे, कम हो जाएगा। यहां तक की बात अपने को समझ में आती है अच्छे तरीके से। सही, अब आता है हमारे पास कॉन्सेप्ट रीस्टोरिंग टॉर्क का। सर ये रीस्टोरिंग टॉर्क अब क्या भला है, अब ये भी समझा दे जरा। देखो मुझे एक बात बताओ, ये इसको मैं रिट्रैक्टिंग टॉर्क कह रहा था पीछे, या रिवर्स टॉर्क कह रहा था। ठीक है, रीस्टोरिंग टॉर्क क्या है, देखो मुझे एक बात बताओ, जब आपके पास ये था मिसाल के तौर पे, ये आपके पास था बेटे, हम टॉर्क को मैक्सिमम करना नहीं चाहते, हम चाहते हैं टॉर्क अल्फा पे डिपेंड ना करे। बस वो अल्फा पे ना डिपेंड करने के लिए हमने उसे एक जगह फिक्स कर दिया, उठा गया, वो इत्तेफाक से मैक्सिमम भी हो गया। ठीक है, अब ये देखो, ये है जब तक आपका ये नल पॉइंट पे था, ये अपनी जगह पे था। अब जब ये मूव करा, ये मूव करके आगे चला गया, ये मूव करके आगे चला गया। अब आगे तो चला गया, इसको वापस लेकर आना है। मसला समझ रहे हो? फिर समझो, देखो ये नल पॉइंट था, ये नल पॉइंट था, समझ लो बिल्कुल। यहां पे आपके पास क्या है, ये नल पॉइंट है, यहां भी जा सकता है, यहां भी जा सकता है। करंट गुजरना शुरू हुआ, ये चला गया एक तरफ, आगे की तरफ चला गया, ऐसे आगे की तरफ चला गया। अब आपने वापस लाना है इसको। अब ये वापस कब आएगा भाई, आप क्या चाह रहे हो, जब आपने सर्किट में रेड और ब्लैक प्रोब्स को कनेक्ट किया हुआ है तब तक वो पॉइंटर वहीं पे रहे जहां वो है। लेकिन जैसे ही आप वहां से हटाते हो तो भाई पॉइंटर वापस आ जाए ना, ताकि इस गैल्वेनोमीटर को हम लोग किसी और सर्किट में इस्तेमाल कर सके। यही जा रहे हैं ना, ये थोड़ी चाहेंगे गैल्वेनोमीटर बस एक ही जगह पे चले, बाकी जगह चले ही ना। तो इसका तरीकाकार क्या होता है, इसका तरीकाकार ये होता है जो मैंने आपको यहां बनाया था। यहां देखो, ये जो नीचे आपके पास छोटी सी चीज लगी हुई है ना मेरा बच्चा, ये ये आपके पास क्या है, ये आपके पास स्प्रिंग है। दिस इज योर स्प्रिंग।
अब इस स्प्रिंग का फायदा समझ लो, वैसे तो आप समझ ही गए होंगे। स्प्रिंग का फायदा ये होता है कि ये इलास्टिक एनर्जी को स्टोर कर सकता है। होता क्या है, जब आपका ये पॉइंटर घूमता है ना इस एक सर्टेन डायरेक्शन में, तो नीचे से जो स्प्रिंग है ना वो भी उस डायरेक्शन में ट्विस्ट होना शुरू हो जाता है और वो अपने अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होल्ड कर लेता है। जैसे ही आप सर्किट में से प्रोब्स को रिलीज करते हो या प्रोब्स को आप हटाते हो, तो क्या होता है, अब वो टॉर्क जो इसे डिफ्लेक्ट करने का जिम्मेदार था वो जीरो हो गया। क्यों भाई, जब तक सर्किट में करंट है तभी तक तो कॉइल घूमेगा। जैसे ही आपने वो हटा दिए, अब वो कॉइल घूमेगा थोड़ी, वो कैसे घूमेगा, ठीक है। अब क्या होगा आपके पास, अब नीचे जो आपका स्प्रिंग है जो चार्ज हुआ है, क्योंकि उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई हुई है जिसको आपने घुमाया हुआ है, अब वो अपनी एनर्जी को रिलीज करेगा और इस पॉइंटर को वापस लेकर आएगा। ये काम होता है आपका इसका। ये आपके पास क्या होता है, ये होता है आपके पास रीस्टोरिंग टॉर्क। रीस्टोरिंग टॉर्क इज प्रोड्यूस्ड बाय द रीस्टोरिंग एजेंट, जिसका काम क्या होता है, पॉइंटर को अपनी एक्चुअल पोजीशन पे वापस लेकर आना। जो रीस्टोरिंग टॉर्क वो प्रोड्यूस करता है दैट इज गिवन बाय सी थीटा। अब इसमें सी आपके पास कांस्टेंट है स्प्रिंग का, और इसको हम कहते हैं टॉर्जनल टॉर्क कांस्टेंट। टॉर्जनल टॉर्क कांस्टेंट क्या कहते हैं, टॉर्जनल टॉर्क कांस्टेंट, ठीक है। अच्छा सही हो गया, इसको टॉर्जनल टॉर्क कांस्टेंट भी कहते हैं, इसको एक और नाम भी देते हैं, दैट एक और नाम इज कपल पर यूनिट ट्विस्ट। अभी सब समझाता हूं, परेशान नहीं होना। कपल पर यूनिट ट्विस्ट, ठीक है। और ये जो थीटा होता है, ये थीटा आपके पास होता है एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। ये थीटा क्या होता है, दिस थीटा इज एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। सर एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन क्या भला है, वो भी समझ लो भाई। ये मान लो आपके पास स्केल है, ये मान लो आपके पास स्केल है, और यहां कहीं पे आपके पास पॉइंटर है। ये पॉइंटर था पहले यहाँ पे, अब पॉइंटर आपके पास आ गया यहाँ पे, ठीक है, समझो। पहले पॉइंटर एक जगह था, मान लो पहले पॉइंटर आपके पास इस पॉइंट पे था, पहले पॉइंटर मेरा बेटा इस पॉइंट पे था, अब पॉइंटर यहाँ पे आ गया। ये जो एंगल बना है ना, इसको हम कहते हैं डिफ्लेक्शन एंगल, सही है। यानी कि इनिशियल पोजीशन ऑफ द पॉइंटर और फाइनल पोजीशन ऑफ द पॉइंटर के दरमियान में जो एंगल होता है उसको आप कहते हो डिफ्लेक्शन एंगल। सिमिलरली पॉइंटर यहां भी देख लो, पहले यहां था, अब यही पॉइंटर आपका, ये पॉइंटर उठ के मान लो आपका यहाँ पे आ गया, करंट फ्लो करने की वजह से, जाहिर सी बात है। तो ये वाला जो एंगल होगा ना भाई आपके पास, ये आपके पास कहलाएगा डिफ्लेक्शन एंगल। जितना ज्यादा डिफ्लेक्शन एंगल है, इसका मतलब करंट आपके पास उतना ज्यादा फ्लो कर रहा है, ये डिफ्लेक्शन एंगल होता है, ठीक है। टॉर इज इक्वल टू, टॉर से क्या मुराद है भाई, रीस्टोरिंग टॉर्क है। किसके बराबर है, सी थीटा के बराबर है, सी मैंने बता दिया। अच्छा ये कपल पर यूनिट ट्विस्ट क्या होता है, आसान जबान में आप समझो तो ये आपके पास ना स्प्रिंग की नेचर को डिफाइन कर रहा है। ये और आसान कर लो, ये आपके पास वो जो रीस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस करने वाली डिवाइस है ना, उसको डिफाइन कर रहा है। सर ये जो आपने लिखा हुआ है ना कपल पर यूनिट ट्विस्ट, ये क्या है, ये समझा दें। कपल क्या करता है, कल की क्लास में बताया था, टर्निंग इफेक्ट लेकर आता है या रोटेशन लेकर आता है। पर यूनिट ट्विस्ट समझना, ये है, इसे मैंने यूनिट ट्विस्ट देना है। ट्विस्ट से क्या मुराद है, रोटेट करना। ट्विस्ट से क्या मुराद है, रोटेट करना। मैंने इसे रोटेट करना है, कितना रोटेट करना है, यूनिट ट्विस्ट देना है। आसान जबान में समझ लो, मान लो एंगल का यूनिट थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं डिग्री है, वैसे रेडियन होता है, लेकिन आसान करके समझाने के लिए मान ले क्या है, एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग की अभी इनिशियल पोजीशन यहां है, मैंने इसे 1 डिग्री घुमाया, यूनिट ट्विस्ट दिया, 1 डिग्री घुमाया। 1 डिग्री यूनिट ट्विस्ट नहीं होता, मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, ठीक है, क्योंकि रोटेशन का जो ऐसा यूनिट है वो रेडियन होता है, मैं समझाने के लिए सिर्फ बोल रहा हूं। मान ले डिग्री, वो डिग्री समझ में आसानी से आ जाएगा। ये स्प्रिंग अपनी इनिशियल पोजीशन पे, जैसे ही ये घूमा, कितना घूमा, यूनिट ट्विस्ट, 1 डिग्री रोटेट किया, तो इसको 1 डिग्री रोटेट करने के लिए इस पर जो फोर्स लगी होगी दैट इज कपल पर यूनिट ट्विस्ट। क्या कहलाएगा वो, कपल पर यूनिट ट्विस्ट कहलाएगा। अब अगर कपल पर यूनिट ट्विस्ट की वैल्यू ज्यादा है, अगर कपल पर यूनिट ट्विस्ट की वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब 1 डिग्री घुमाने के लिए ज्यादा फोर्स चाहिए। अगर कपल पर यूनिट ट्विस्ट की वैल्यू कम है, स्प्रिंग बहुत हल्का सा है, बॉल पॉइंट का स्प्रिंग है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हो गया कि सी का वैल्यू कम है, इसका मतलब 1 डिग्री घुमाने के लिए उसके ऊपर जो फोर्स लग रही है वो क्या है, कम है। तो मैंने क्या कहा, ये स्प्रिंग की नेचर बताता है ना। अरे भैया याद करो ना, स्प्रिंग की नेचर भी,
हुक्स लॉ में जो आप स्प्रिंग कांस्टेंट यूज करते हो वो भी तो यही बताता है कि आपका स्प्रिंग कितना रिजिड है, उसे दबाने के लिए कितनी फोर्स चाहिए। 1 मीटर दबाने के लिए अगर 10 न्यूटन फोर्स चाहिए तो स्प्रिंग कांस्टेंट हो गया 10 न्यूटन पर मीटर। अगर 1 मीटर दबाने के लिए 100 न्यूटन की फोर्स चाहिए तो स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो गया, 100 न्यूटन पर। सही है, कॉन्सेप्ट का फील आ गया। बोलो यहां तक समझ में आता है, ये रीस्टोरिंग टॉर्क का कॉन्सेप्ट तक। बोलो भैया, चलिए जल्दी समझ में आ गई सारी कहानी। अगर अल्फा पर डिपेंड करेगा तो इससे प्रॉब्लम ये होगी कि हमारा स्केल नॉन लीनियर हो जाएगा। ठीक है, नॉन लीनियर स्केल को पढ़ना मुश्किल होता है। रीस्टोरिंग टॉर्क मेरा बेटा इसको वापस लेकर आता है। वापस क्यों लेकर आना है मेरा बेटा, अगर वापस लेकर नहीं आएंगे तो हम इसको दूसरे किसी सर्किट में इस्तेमाल कैसे करेंगे। पहले सर्किट में वो आगे चला गया, फिर दूसरे सर्किट में वापस कैसे लाएंगे ये बताओ। बेटे कपल पर यूनिट ट्विस्ट से मुराद ये होती है, कपल पर यूनिट ट्विस्ट से मुराद ये होती है कि आपने स्प्रिंग को यूनिट ट्विस्ट यानी कि 1 डिग्री घुमाने के लिए उस पर कितनी फोर्स लगाई। दिस इज कपल पर यूनिट ट्विस्ट। ठीक है, ठीक है बच्चे। रीस्टोरिंग टॉर्क इसे वापस नल पॉइंट पे लाएगा, बिल्कुल ऐसा ही है। एंगल 1 और 2 में कोई डिफरेंस नहीं है, वो सिर्फ मिसाल दी थी। ठीक है, दोनों डिफ्लेक्शन एंगल है। जी जी मेरा बेटा, मैंने कांस्टेंट रिपीट कर दिया, अभी खुश हो गए। जी मेरा बेटा, पॉइंटर वापस नल पॉइंट पे आ जाएगा रीस्टोरिंग टॉर्क की वजह से। जी बेटा, उसाफ आप साइन अल्फा भी लगा सकते हो, कोई मसला नहीं है, बस गलत हो जाएगा सवाल और कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल डिफाइन कर सकते हैं कि एक रेडियन ट्विस्ट के लिए जितनी फोर्स चाहिए स्प्रिंग के ऊपर, दैट इज सी। ठीक है, चलो भैया। बोलो भैया, यहां तक सबको समझ में आ गया। मेरा बेटा टॉ इज इक्वल टू जो बीना साइन थीटा बुक के अंदर है ना, वो उसके लिए आप मेरा कल का लेक्चर ना 3-4 बार देखो, गौर से देखो। नहीं समझ में आए फिर 3-4 बार देखो, उसमें मैंने कल की क्लास में बीना साइन थीटा का कॉन्सेप्ट बताया है आप लोगों को। ये जितने लोग यहाँ बैठे हुए बाकी लोग मुझे कंफर्म कर दें, बताया था। बस सही है। बेटे अगर साइन लगाएंगे ना तो फिर साइन के साथ वहां पे हम थीटा लेंगे, और वो थीटा आपके पास प्लेन के यूनिट वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के दरमियान का एंगल होता है, जो बताया था मैंने आपको। ठीक है, ठीक है भाई, चले आगे। बीना में मेरा बेटा ए से मुराद है एरिया ऑफ द कॉइल। हाफिज सैयद, ठीक है, चले आगे। बेटे अभी ब्रेक करते हैं, पहला टॉपिक तो मुकम्मल कर लें, अब तक गैल्वेनोमीटर तो पूरा हुआ नहीं, तुम लोगों को ब्रेक चाहिए। सस्पेंशन वायर से आप कॉइल को हैंग करते हो बेटा। कॉइल आप हैंग कैसे करोगे, जो आपका कॉइल है उसको आप हैंग कैसे करोगे, सस्पेंशन वायर से कनेक्ट करके करोगे ना। जो आपका सस्पेंशन वायर होता है, आप क्या करते हो, उसी से अपना कॉइल क्या करते हो, बेसिकली हैंग कर रहे हो। तो ठीक है,
ब्रेक मिलेगी, अभी थोड़ी देर में ब्रेक मिलती है, ठीक है, अभी तो टाइम है। चलो आ जाओ वापस। अब ये हो गया। अब देखो मेरे बच्चे आगे समझो, जो आपके पास आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है ना मेरा बेटा, जो आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है वो रीस्टोरिंग टॉर्क के बराबर होता है, ये मैंडेटरी है। क्यों ऐसा लाजमी है? टू ब्रिंग द पॉइंटर इन इक्विलिब्रियम पोजीशन, टू ब्रिंग द पॉइंटर इन इक्विलिब्रियम पोजीशन, टू ब्रिंग द पॉइंटर इन इक्विलिब्रियम पोजीशन। क्या मतलब सर? देखो मेरे बच्चे, अगर ये पॉइंटर यहां से आगे गया और इसको जो टॉर्क आगे लेके जा रहा था वो मान लो 3 न्यूटन पर मीटर का टॉर्क था, भाई जो जो टॉर्क इसको आगे लेके जा रहा था वो 3 न्यूटन मीटर का टॉर्क था, तो इसको यहां पर वापस लाने के लिए भी कितना टॉर्क चाहिए होगा? 3 न्यूटन मीटर चाहिए होगा। तो इसलिए मैंने यहां पे लिखा है कि आगे ले जाने वाला टॉर्क और पीछे लाने वाला टॉर्क, डिफ्लेक्ट कराने वाला और रिस्टोर करने वाला टॉर्क आपस में कैसा होगा भाई? एक बराबर होगा। बस अब इसको इक्वेट कर देंगे, ये आपके पास बन जाएगा बीना विल बी इक्वल टू, आगे आपके पास सी थीटा। अब क्या करेंगे भाई, इसके अंदर बी एन ए को उस तरफ ले जाएंगे तो ये बन जाएगा आई विल बी इक्वल टू सी अपॉन बी ए एन इंटू थीटा। अब इसके अंदर अगर आप गौर से नोट करोगे मेरे बच्चे, तो आपको यहां पे नजर आएगा ये सारी की सारी चीज यहां पे क्या है? एक अदद कांस्टेंट है, और इसको आप कहते हो कांस्टेंट ऑफ गैल्वेनोमीटर। क्या कहते हो इसको आप? कांस्टेंट ऑफ गैल्वेनोमीटर, सी अपॉन बी ए एन। सी क्या है? कपल पर यूनिट ट्विस्ट या टॉर्जनल टॉर्क कांस्टेंट भी कहते हैं। 1 यूनिट रोटेशन प्रोड्यूस करने के लिए जितना फोर्स चाहिए, दैट इज बेसिकली योर कपल पर यूनिट ट्विस्ट या सी। बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। ए क्या है? एरिया ऑफ द कॉइल। और एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स। कांस्टेंट को हटाएंगे तो आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। जितना ज्यादा करंट होगा अल्टीमेटली डिफ्लेक्शन भी आपके पास उतनी ज्यादा आ रही होगी। ठीक हो गया भाई, ये चीज समझ में आती है। अब इसी के अंदर हमारे पास एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं डैम्पिंग का कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये पहले मुकम्मल कर लें, उसके बाद फिर आपको जो है ना मैं वो करता हूँ। ठीक है, एम मीटर की स्लाइड क्यों आ रही है? चलो इसको कॉपी कर लेते हैं। देखो देखो भैया, चलो आ जाओ। अब देखो मेरे बच्चे, हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है डैम्पिंग का। सर ये डैम्पिंग क्या होती है भाई? डैम्पिंग ये होती है, ये मान लो आपका स्केल था और ये मान लो आपका पॉइंटर था। ठीक है, आपका पॉइंटर जो है ना यहां से रोटेट करके गया यहां कहीं पे, मान लो आपका पॉइंटर रोटेट करके ना यहाँ कहीं पे आ गया, इस जगह पे आ गया। ठीक है, ये इनिशियल पॉइंट था, यहाँ कहीं पे आ गया, ये इसका दरमियान में एंगल बन रहा है। अब देखो यहाँ समझो बात को। अब ये जो आपका पॉइंटर था ये इसकी फाइनल, ये इसका क्या है? ये इसका फाइनल पॉइंट है। ये इसका क्या है? ये इसका फाइनल पॉइंट है। आपका पॉइंटर यहां से आके डायरेक्टली यहां पे रुकेगा नहीं, पहले इस पॉइंट के अबाउट में ऑसिलेट करेगा। क्या करेगा? ऑसिलेट करेगा। अब सवाल पैदा होता है सर वो ऑसिलेट क्यों करेगा? बेसिक कॉन्सेप्ट इनर्शिया की वजह से। पॉइंटर ऐसे रोटेट करता हुआ आएगा और जिस पॉइंट पे उसने रुकना है वहां ऑसिलेट करेगा। फिर जब रीस्टोरिंग टॉर्क इस पॉइंटर को वापस लेकर आएगा, जब रीस्टोरिंग टॉर्क इस पॉइंटर को वापस लाएगा, फिर पॉइंटर वापस क्या करेगा? ऑसिलेट करेगा। किस पॉइंट के अबाउट? अपने नल पॉइंट के अबाउट। ये जो अनवांटेड ऑसिलेशन है, ये जो अनवांटेड ऑसिलेशन है, सर अनवांटेड क्यों है? आप थोड़ी चाह रहे हो कि ये जो पॉइंटर है ये इस पॉइंट पे डिस्को डांस करे। आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे? इसको आगे पीछे कराकर कुछ भी नहीं मिल रहा। आप नहीं चाह रहे यहाँ पे ये हो, तो ये जो अनवांटेड ऑसिलेशन है, ये जो अनवांटेड ऑसिलेशन है, इस अनवांटेड ऑसिलेशन को सप्रेस करने के लिए, या कह लो कि इस अनवांटेड ऑसिलेशन को खत्म करने के लिए, मारने के लिए जो फिनोमिना होता है या जो प्रोसेस होता है उसको आप कहते हो डैम्पिंग। और जो गैल्वेनोमीटर डैम्प हुआ हुआ होता है उसको हम कहते हैं डेड बीट गैल्वेनोमीटर। क्या नाम देते हैं? डेड बीट गैल्वेनोमीटर। या इसको हम नाम देते हैं, ये भी माजी में पूछा गया 2 दफा क्वेश्चन है, या इसको हम नाम देते हैं डैम्प्ड गैल्वेनोमीटर। अब डैम्पिंग कैसी होती है? इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग भी हो सकती है, मैकेनिकल डैम्पिंग भी हो सकती है। वो अगेन यहाँ पे कोर्स का पार्ट नहीं है, जहां होगा वहां मैं आपको इसकी बात बता दूंगा। ठीक है, तो वो डैम्पिंग होती है। ठीक है,
सही हो गया भाई, ये हमारे पास था डैम्पिंग। एक कॉन्सेप्ट इसमें छोटा सा और है एंड दैट इज द सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर। बोलो पहले यहां तक का कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो गया? सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर। भाई यस और नो करके बता देना यार, एक तो तुम लोग बता भी नहीं हो। चलो बताओ, यहां तक सब कुछ क्लियर हो गया? बोलो भैया। जी मेरा बेटा, वो न्यूटन पर मीटर, मैंने टॉर्क का यूनिट गलती से बोल दिया था, न्यूटन मीटर होता है। आई एम वेरी सॉरी। ठीक है, समझ आता है, समझ आता है, समझ आता है मेरा बेटा। ब्रेक अभी करते हैं, पहले गैल्वेनोमीटर पूरा कर लें, देन वी विल डू ब्रेक। ठीक है, डेड बीट गैल्वेनोमीटर। डैम्पिंग से मुराद होती है अनवांटेड ऑसिलेशन को सप्रेस करना। ठीक है, ब्रेक्स लगा देते हैं और बहुत सारी चीजें होती हैं यार। ऑसिलेशन क्यों होती है? इनर्शिया की वजह से होती है बेटा। पॉइंटर जब एक पॉइंट पे आगे जा रहा होता है, ठीक है, तो उस पॉइंट पे एक आपने कोई रनर देखा होगा जो भागता हुआ आ रहा है किसी रेस में, तो जब फिनिश लाइन आती है वहां पे उसे रुक जाना चाहिए, लेकिन वहां पे वो रुकता नहीं है, थोड़ा सा आगे तक जाता है। क्यों? इनर्शिया की वजह से। ठीक है, बच्चों इसको रोकने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग बहुत मशहूर है, जिसमें हम एडी करंट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, वो जहां जरूरत होगी मैं बता दूंगा, अभी जरूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अब आते हैं सेंसिटिविटी की तरफ आते हैं। सेंसिटिविटी क्या चीज है, इस बात को समझना। देखो जब भी मैं आपसे पूछता हूँ सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी सुन के आपके जहन में क्या चीज आती है? सेंसिटिविटी क्या होगी बताओ? सेंसिटिविटी सुनकर आपके जहन में क्या आता है? वीकनेस, नजाकत, सेंसोडाइन, क्या आता है? और क्या आता है? पबजी की जी सेंसी, ये क्या होता है भाई? सेंसर, टूथपेस्ट, टीथ, क्या बात है? झंझनाहट, ओ माय गॉड। कुमैल बेटा, तूने बचपन में ना पोलियो के कतरे नहीं पिए? ठीक है, ये सेंसिटिविटी सुन के झंझनाहट तभी आ रहा है जहन में। ठीक है, खैर है, अभी कोविड की पी लेना, कोरोना वाली वैक्सीन करा लेना, तो तुम्हारी सेंसिटिविटी का मसला हल हो जाएगा। ठीक है, हसासियत, अब यार तुम लोग तो सारे यार शायर निकले। ठीक है, ठीक है, देखो देखो भाई, जहां जहां जिसने सेंसिटिविटी के लिए सेंसोडाइन बताया ना, वो करीब करीब है। ठीक है, देखो समझो, हम उसी से ना इस कॉन्सेप्ट को रिलेट करेंगे थोड़ी देर में। देखो आपने अगर कभी भी इश्तिहार देखा हो ना किसी भी टूथपेस्ट का, तो वो टूथपेस्ट के इश्तिहार में ना क्या करते हैं बेसिकली, वो टूथपेस्ट के इश्तिहार में ये करते हैं कि एक बंदा है, वो ठंडा पानी पी रहा होता है, या वो ठंडी आइसक्रीम खा रहा होता है, या वो कोई तेज मिर्च वाला आइटम खा रहा होता है। उसके साथ में एक बंदा होता है जो कि उसको देख रहा होता है। वो नहीं खा रहा होता, उसको देख रहा होता है, और उसके मसूड़ों में दर्द शुरू हो जाता है। और फिर अचानक से जो है ना, वो आसमान से कोलगेट गिरता है, और फिर वो कोलगेट लगाता है और सही हो जाता है। ठीक है, इसमें सेंसिटिविटी का पॉइंट क्या है? सेंसिटिविटी ये है, वो खुद नहीं खा रहा था, उसने उसको देखा तो उसके दांत में सेंसेशन आना शुरू हो गई। और जब सेंसेशन आना शुरू हो गई, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है? उसकी वजह से ये हो रहा है कि उसको फील हो रहा है, सही है, कि भाई मुझे दर्द हो रहा है, या मुझे एहसास हो रहा है कि मुझे दर्द हो रहा है। ठीक है, वो ये। अब सेंसेशन क्या है, या सेंसिटिविटी को कैसे डिफाइन करेंगे? यहां भी ऐसे डिफाइन करेंगे, जितने कम कॉज पे जितना बड़ा इफेक्ट आए ना, दैट इज सेंसिटिविटी। क्या मतलब सर, मिसाल से समझाएं। भाई मान लो मेरे पास दो लोग हैं, दो बच्चे हैं, दोनों बच्चे शरारत कर रहे थे। ठीक है, तीन बच्चे, तीनों शरारत कर रहे थे। मैंने क्या करा, एक को एक थप्पड़ लगा दिया। अब बाकी के जो दो बच्चे थे, उनमें से एक बच्चे ने शरारत करना बंद कर दी, और दूसरा बच्चा रोना शुरू हो गया। थप्पड़ एक को मारा है, लेकिन एक ने शरारत बंद कर दी, ये नॉर्मल हो गया, और दूसरे ने शरारत तो बंद कर ही दी, लेकिन साथ में वो रोना भी शुरू हो गया। इसका मतलब वो क्या कर रहा है? ओवर रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, यानी कि कॉस्ट तो दोनों के लिए एक बराबर है, लेकिन इफेक्ट एक बराबर नहीं है, इफेक्ट का मैग्नीट्यूड अलग अलग है। सही हो गया। और आसान मिसाल ले लो, किसी की मिसाल के तौर पे, किसी की 85% आ गई है, अभी इंटर, अभी क्लास 11 का रिजल्ट आया ना, किसी की 85% आ गई है। अब वो उसमें रो रहा है,
हालांकि मान लेते हैं कि 89% के ऊपर टॉप हुआ है, ठीक है, मिसाल दे रहा हूं समझाने के लिए भाई। तो 85% बहुत बुरी नहीं है, 89-85 की विंडो में कम ही लोग होंगे, नहीं तो ज्यादा थोड़ी होंगे। लेकिन वो 85% के ऊपर क्या कर रहा है, रो रहा है या रो रही है, ठीक है, दोनों हो सकते हैं ना, तो रो रहा है या रो रही है, ये सेंसिटिविटी है। हाँ, क्या सेंसिटिविटी नहीं होगी, अभी किसी की परसेंटेज आई है 42%, सही है, और वो इसके ऊपर हंस रहा है, तो इसे ढिठाई कहते हैं, बेगैरती कहते हैं, ठीक है, इसका सेंसिटिविटी से कोई ताल्लुक नहीं है। सेंसिटिविटी ये होती है छोटे कॉज पे बड़े इफेक्ट का आना, दिस इज सेंसिटिविटी। बड़े कॉज पे बड़ा इफेक्ट आना इज नेचुरल, बड़े कॉज पे इफेक्ट का ना आना ये ढिठाई है, सही है। तो बड़े कॉज पे बड़ा इफेक्ट ये बिल्कुल नेचुरल है, इसमें कोई कमाल नहीं है। छोटे कॉज पे बड़ा इफेक्ट आना ये आपके पास क्या होती है भाई, सेंसिटिविटी होती है। अब इसको आप डेली रूटीन में हर जगह रिलेट कर सकते हो। कॉज जितना कम हो, इफेक्ट जितना ज्यादा हो, आप बोलोगे चीज उतनी क्या है, ज्यादा सेंसिटिव है। तो सेंसिटिविटी को ना बढ़ाने का ये फॉर्मूला ध्यान में रखना, वो जो पीछे का झंझट था ना कि बी ए एन अपॉन सी होता है या सी अपॉन बी एन होता है, वो जिंदगी में कभी परेशान नहीं करेगा, बस अगर आपने कॉज और इफेक्ट को सही याद किया, ठीक है। तो छोटे कॉज पे बड़ा इफेक्ट इज बेसिकली सेंसिटिविटी, कॉज जितना कम करके इफेक्ट जितना बढ़ाते जाओगे वो होगी सेंसिटिविटी, ठीक है। अब यहां आते हैं, हमें नजर आ रहा है आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। अब इसमें देखो, पहले तो ये तय कर लो कॉज कौन है और इफेक्ट क्या है। कॉज कोई हरकत होती है, इफेक्ट जो उसकी वजह से हो रहा होता है। तो भाई मुझे तो ये नजर आ रहा है, ये जो ये है करंट है, ये बेसिकली मेरे पास क्या है, ये कॉज है, और उसकी वजह से ये मेरे पास क्या आ रहा है भाई, इफेक्ट आ रहा है। ऐसे ही है भाई, ये कॉज है और ये क्या है, इफेक्ट है। करंट ना होता तो थीटा क्यों आता, करंट आने से ही थीटा आ रहा है, तो करंट कॉज है और थीटा मेरे पास क्या है, इफेक्ट है, ठीक है। अभी हम क्या पढ़ के आए थे, अभी हम पढ़ के आए थे कि बीना इज इक्वल टू सी थीटा, ऐसे ही है। अब यहां देखो, हमने क्या पढ़ा था, फिर हमने पढ़ा था आई बराबर है सी अपॉन बी ए एन। भाई बी ए एन को यहां से उठा के वहां फेंक दिया था, मल्टीप्लाई बाय थीटा। अगर मैं थीटा को एक तरफ ले आऊं तो क्या बनेगा, आई अपॉन थीटा विल बी इक्वल टू सी अपॉन बी ए एन, यही था आपके पास। अब सेंसिटिविटी का मैं फॉर्मूला डिफाइन करने लगा हूं, देखो समझना। सेंसिटिविटी में क्या है, कॉज को कम होने और इफेक्ट को ज्यादा होने। सेंसिटिविटी को जो हम डिफाइन करते हैं, करंट सेंसिटिविटी को, दैट इज डिफाइंड बाय थीटा डिवाइडेड बाय आई। सर याद कैसे रखेंगे इसको, रिलेशन से याद रखोगे आप, देखो ना इधर देखो, सेंसिटिविटी कब बढ़ेगी, सेंसिटिविटी का क्या कॉन्सेप्ट बताया मैंने, आपके पास कॉज जितना कम होता जाए और इफेक्ट जितना बढ़ता चला जाए, ऐसे ही है। तो आपके पास सेंसिटिविटी क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। इफेक्ट के साथ रिलेशन डायरेक्ट है, कॉस के साथ रिलेशन क्या है, इनवर्स है। तो इफेक्ट यहाँ पे क्या है, थीटा है, तो थीटा ज्यादा होना चाहिए और करंट क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला आपके पास यहाँ से क्या बन जाएगा, फॉर्मूला आपके पास बन जाएगा बी ए एन डिवाइडेड बाय सी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द करंट सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर। अभी आपको मिसाल से भी समझाते हैं। फिलहाल मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया ताकि आप ये परेशान ना हो जाओ, बहुत सारा बच्चा ना इसमें इसमें ही परेशान घूम रहा होता है। किसमें, सर सी अपॉन बी एन है या बी एन अपॉन सी है। तो पहले तो इसको आप इस तरह देख लो, कॉन्सेप्ट से पकड़ोगे चीज को, भूलोगे नहीं कभी भी। सेंसिटिविटी है क्या, कॉज और इफेक्ट का रिलेशन है, कॉज कम पे बड़ा इफेक्ट। अच्छा सर कॉज कम पे बड़ा इफेक्ट क्या है, ये भी समझाया जरा पहले। ये मान लो मेरा बेटा, मेरे पास ना तीन गैल्वेनोमीटर है, सही। तीनों गैल्वेनोमीटर में ना अभी ये मौजूद है, मान लो ऐसे इनिशियल पोजीशन पे, ये नल पॉइंट पे मौजूद है, ठीक है। कहाँ मौजूद है भाई, ये मेरा पॉइंटर अभी कहाँ है, नल पॉइंट पे। तीनों में पॉइंटर कहाँ है मेरा, नल पॉइंट पे, ठीक है। तीनों से मैंने क्या किया, तीनों से मैंने एक ही जितना करंट पास किया। मान लो मैंने 2 मिली एम्पेयर का करंट पास किया, तीनों से 2 मिली एम्पेयर का करंट मैंने पास कर दिया। एक जो है ना, मान लो वो यहां कहीं पे आ गया, ठीक है। एक मान लो यहां कहीं पे आ गया, तीनों बिल्कुल एक जैसे गैल्वेनोमीटर है, और एक यहां कहीं पे आ गया। अब आप देखो, आपको यहां पे डिफ्लेक्शन एंगल नजर आ रहा है, इसका डिफ्लेक्शन एंगल देखो सबसे कम है, इसका डिफ्लेक्शन एंगल सेम करंट पे क्या है, सबसे ज्यादा है। तो मैं कहूंगा दिस इज द मोस्ट सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर, दिस इज द मोस्ट सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर। सबसे बड़ा इफेक्ट उसी सेम कॉस्ट पे इसका आ रहा है, पॉइंट समझ में आ रहा है, सबसे बड़ा इफेक्ट इसका आ रहा है। अभी एक है वो 85% लेके खुश है, एक है वो 85% लगा के ना ऐसे स्ट्रेट मुंह लेके घूम रहा है, एक है वो 85% पे रो रहा है, एक है वो 85% लेके वो बेहोश हो गया। तो बेहोश होने वाला सबसे ज्यादा सेंसिटिव है, ठीक है। तो ये इस तरह से आ गया कि मिनिमम कॉस्ट पे जितना बड़ा इफेक्ट आएगा उसको हम कहेंगे सेंसिटिविटी उतनी क्या है, ज्यादा है। तो यहां से मैंने इसको रिलेट कर दिया कि थीटा अपॉन आई होता है, थीटा बढ़ाएंगे सेंसिटिविटी बढ़ेगी, आई कम करेंगे तो भी सेंसिटिविटी बढ़ेगी। तो उसको आपने जो पढ़ा होगा, अपने पास रटा मारा होगा बोर्ड में, वो क्या होगा,
भाई यूनिट करंट पास करने पे जो डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होती है दैट विल डिफाइन द सेंसिटिविटी ऑफ क्या, गैल्वेनोमीटर। ये होता है फॉर्मूला आपके पास VAN डिवाइडेड बाय C। यहां तक बता दो मेरा बेटा सब चीज क्लियर है, क्योंकि फिर हमने इसके बाद स्टार्ट करना है अपना एम मीटर का कॉन्सेप्ट। बोलो भाई सब चीज क्लियर है यहाँ तक? बाकी लोगों ने तो पढ़ा होगा, ठीक है, सबका मेरा ख्याल है सिलेबस रिड्यूस नहीं हुआ, ठीक है, तो उसको मैं देख लूंगा इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं है। वो इसलिए मैं बेसिकली पता करना चाह रहा था, मेरे जहन में नहीं है वो, क्योंकि मैंने पढ़ाया नहीं काफी टाइम से ना बोर्ड वालों को। अच्छा, अब एक काम ये करना, साथ में ना मुझे वो डेट्स भी बता देना ताकि आगे की प्लानिंग मेरे लिए आसान हो जाए, ठीक है, कोर्स को कैसे लेके चलना है। चलो वापस चलते हैं, ग्रुप पे मैसेज कर दो कि हम लोग शुरू करने लगे हैं वापस, ठीक है। गैल्वेनोमीटर हो गया हमारा, चलो अब देखो मेरे भाई, हमारे पास जो हमारा अगला कॉन्सेप्ट है ना पढ़ने के लिए, वो हमारे पास है ठीक है। अगला कॉन्सेप्ट हमारे पास है भैया जो पढ़ने के लिए है, वो हमारे पास है हमारा एम मीटर का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अभी एम मीटर क्या है, एम मीटर को जहन में रखिएगा, हम एमर मीटर भी कहते हैं, एम मीटर को हम एमर मीटर भी कहते हैं। इसका प्राइमरी पर्पस होता है करंट को मेजर करना। करंट को क्या करना, करंट को मेजर करना, ये इसका होता है प्राइमरी पर्पस, करंट को मेजर करना, ठीक है, जहन में रख लेंगे। ये मॉडिफाइड फॉर्म है किसका, गैल्वेनोमीटर का। अब कैसे मॉडिफाई करते हैं, अब आपको हम इसको समझाते हैं। कॉपी पेंसिल सब छोड़ के सिर्फ बोर्ड पे फोकस करो, ये आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, पीडीएफ भी मिल जाएगी, आप सिर्फ फोकस करो यहाँ पे। देखो भाई, ये हमारे पास है हमारा गैल्वेनोमीटर, जो कुछ अभी आपने पढ़ा ना वो सब इसमें मौजूद है। अब मुझे इसको जब मॉडिफाई करना है तो मुझे इसके साथ एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करनी है। क्या कनेक्ट करनी है, रेजिस्टेंस कनेक्ट करनी है। अब हमें ये बात पता है कि गैल्वेनोमीटर से एम मीटर बनाते हुए जो आप रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हो वो किसमें करते हो, पैरेलल में करते हो टू गैल्वेनोमीटर। अब सवाल पैदा होता है पैरेलल में क्यों करते हैं, सीरीज में क्यों नहीं करते, पहले समझते हैं। मान लो आपको ये बात नहीं पता, आपने मुझसे फिजिक्स नहीं पढ़ी हुई, आपने बोला यार क्या ही फर्क पड़ता है, मैं तो उसको सीरीज में लगाता हूं, तो पहले सीरीज में लगा के देख लेते हैं भाई। चलो आज मैंने क्या किया, इन ऑर्डर टू कन्वर्ट माई गैल्वेनोमीटर इनटू एन एम मीटर, मैंने इसे कनेक्ट कर दिया सीरीज में। ये गैल्वेनोमीटर था, गैल्वेनोमीटर के साथ मैंने एक रेजिस्टेंस लगा दी, इसका नाम आरएस रख दिया, और इसको कैसे कनेक्ट कर दिया, सीरीज में, ठीक है। और मैंने आपको भी बताया था गैल्वेनोमीटर एक डेलिकेट नाजुक इंस्ट्रूमेंट होता है, सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट होता है। ये अपने अंदर से बहुत छोटा सा करंट बर्दाश्त कर सकता है। आसानी के लिए हम अज्यूम कर लेते हैं, ये मेरी सिर्फ एक अजम्पशन है टॉपिक को समझाने के लिए। अज्यूम कर लेते हैं, लेट अस जस्ट अज्यूम कि गैल्वेनोमीटर में से 1 एम्पियर करंट पास हो सकता है। गैल्वेनोमीटर 1 एम्पियर करंट को टॉलरेट कर सकता है, हालांकि इन एक्चुअल गैल्वेनोमीटर मिली या माइक्रो लेवल पे बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन आसानी के लिए हमने ये मान लिया कि गैल्वेनोमीटर मान लो 1 एम्पियर बर्दाश्त कर सकता है, ठीक है। अभी यहां से करंट आ रहा है 10 एम्पियर, क्यों सर 10 क्यों आ रहा है, भाई मेजर करना है ना, हम क्या पढ़ रहे हैं, एम मीटर का कॉन्सेप्ट। एमीटर का तो मकसद ही क्या है, करंट को मेजर करना। अब वो कितना भी करंट आए दैट शुड बी मेजर्ड। अब ये मैंने अपने ख्याल में एमीटर बना लिया है, मैंने अपने ख्याल में ये क्या किया है, मैंने अपने ख्याल में ये बना लिया है, मैंने अपने ख्याल में ये बना लिया मेरे बच्चे, क्या मैंने अपने ख्याल में ये बना लिया है एमीटर। ये पूरा जो सिस्टम है मैंने क्या बना लिया, एमीटर बना लिया, ठीक हो गया। अच्छा अब समझो आगे, 10 एम्पियर करंट आया, ये एक सीरीज सर्किट है। अब सीरीज सर्किट का नुकसान क्या है, सीरीज सर्किट के बारे में हमें ये पता है कि भाई इसमें करंट रहता है सेम, करंट हमेशा क्या होता है, सेम। जब करंट सेम होता है तो मेरे बच्चे यही करंट इस गैल्वेनोमीटर से गुजरेगा, यही करंट यहाँ शंट से गुजरेगा, तो मेरा गैल्वेनोमीटर क्या होगा, डैमेज हो जाएगा। क्यों, गैल्वेनोमीटर तो डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट था, वो इतने बड़े करंट के लिए बना ही नहीं था। मैंने अभी बोला मान ले गैल्वेनोमीटर से कितना करंट गुजर सकता है, 1 एम्पियर गुजर सकता है। तो इसका मतलब एक बात तो आपको साथ नजर आ गई, क्या, कि भाई आपने इस शंट को सीरीज में कनेक्ट नहीं करना, और रीजन भी समझ में आ गया होगा क्यों कनेक्ट नहीं करना, कि उसकी वजह से करंट डिवाइड नहीं होगा, करंट तकसीम नहीं होगा, और आपका जो गैल्वेनोमीटर है वो क्या हो जाएगा मेरे भाई, डैमेज हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करें भाई, अब आ जाओ वापस। अब हमें पता चल गया भाई सीरीज में कनेक्ट नहीं कर सकते, तो क्या करते हैं भाई, गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं। यहां से उठाया, ये कैसे लगा दिया भाई,
पैरेलल में मैंने एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दी इन ऑर्डर टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू एन एमीटर। मैंने क्या किया, मैंने एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दी, मैंने एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दी, कैसे? मैंने एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दी मेरे भाई पैरेलल के अंदर। अब देखो एक मकसद तो मेरा फुलफिल हो गया, क्या? यहां से जब 10 एम्पियर करंट आएगा तो 10 एम्पियर में से कुछ करंट ऐसे जाएगा ऊपर और कुछ करंट जाएगा नीचे। यहां ये गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस हो गई RG, नीचे शंट लगा हुआ है, शंट की रेजिस्टेंस मेरे पास क्या हो गई, RS हो गई। पहला काम तो मेरा फुलफिल हो गया। पहला मकसद क्या था कि करंट डिवाइड हो जाए, सारा का सारा करंट मेरा गैल्वेनोमीटर के कॉइल से ना गुजरे, क्योंकि अगर सारा करंट मेरा गैल्वेनोमीटर के कॉइल से गुजरेगा तो मेरा गैल्वेनोमीटर क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है। तो मैंने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। अब यहां से आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि भाई ये तरीका सही है और आपने कैसे कनेक्ट करना है, इसको पैरेलल में कनेक्ट करना है। तो पहली चीज तो ये क्लियर कर लेना जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट से समझा दी। अब आगे चलते हैं। अच्छा भाई अब क्या करें, अब ये करेंगे हम, देखो अब एक और मसला है। क्या एक और मसला है भाई? एक और मसला ये है देखो आपको ये बात पता है कि गैल्वेनोमीटर से 1 एम्पियर करंट जा सकता है। इसका मतलब जितना करंट आएगा उसमें से गैल्वेनोमीटर में से सिर्फ उतना ही जाएगा जितना वो बर्दाश्त कर सकता है और बाकी का सारा जाएगा यहाँ नीचे से। इसको आप कहते हो शंट रेजिस्टेंस। बाकी का सारा कहां से जाएगा, बाकी का सारा विल गो थ्रू द शंट रेजिस्टेंस। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, देखो प्रॉब्लम क्या है, समझना जरा मसले को समझना। प्रॉब्लम ये है, ये बात आपको पता है और ये बात मुझे भी पता है, क्या कि ऊपर से कम करंट जाना है, नीचे से ज्यादा करंट जाना है। ये बात यहां पे करंट कैसे डिसाइड करेगा? क्या मतलब सर? भाई करंट यहां से आ रहा है 10 एम्पियर, जब करंट इस पॉइंट पे पहुंचेगा तो करंट ने तकसीम हो जाना है, कुछ पार्ट आगे जाएगा कुछ पार्ट नीचे जाएगा। ये चीज करंट कैसे तय करेगा? भाई मैंने ऊपर से इतना जाना है और नीचे से इतना जाना है। करंट को भी तो ये चीज बतानी है कि भाई तूने ऊपर से इतना जाना है, नीचे से ज्यादा जाना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम क्या करते हैं, हम शंट रेजिस्टेंस का वैल्यू कम कर देते हैं। शंट का वैल्यू कम कर देते हैं किसके मुकाबले में, गैल्वेनोमीटर के मुकाबले में। जैसे अगर मान लो ये 10 ओम है तो इसको आपने कर दिया 1 ओम। मिसाल दे रहा हूं समझाने के लिए। क्या मिसाल दी मैंने? मैंने कहा अगर रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर 10 ओम है, आपने मान लो शंट रेजिस्टेंस अपना कर दिया, या इसको 10 ओम नहीं करो और आसानी से समझने के लिए, आपने इसको कर दिया 9 ओम है तो आपने शंट को कर दिया 1 ओम। अब देखो समझो, मैं कहूंगा, क्या कहूंगा मैं कहूंगा गैल्वेनोमीटर के मुकाबले में शंट रेजिस्टेंस 9 गुना छोटी है। कैसे पता चल रहा है भाई? ये है ना, इस, इसको 9 से डिवाइड कर दो तो क्या पता चल रहा है, जो आपकी शंट रेजिस्टेंस है वो 9 टाइम्स क्या है, कम है। सर इससे क्या होगा? भाई करंट का रिलेशन रेजिस्टेंस के साथ होता है इनवर्स। क्या मतलब सर? देखो करंट यहां आया, जब करंट इस पॉइंट पे पहुंचेगा, करंट को दो रास्ते नजर आ रहे हैं। एक रास्ता यहां से होता हुआ इधर जा रहा है, एक रास्ता ऐसे होता हुआ जा रहा है। ज्यादा हिस्सा करंट का वहां से जाएगा जहां की रेजिस्टेंस कम है। करंट और रेजिस्टेंस की रिलेशन इनवर्स है। ज्यादा हिस्सा नीचे से जाएगा, कम हिस्सा ऊपर से जाएगा। तो अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं एमीटर बनता कैसे है। तो उसमें दो चीजें, एक पैरेलल टू द कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर लगाना होता है भाई, दूसरा जो रेजिस्टेंस कनेक्ट करनी होती है उस रेजिस्टेंस का वैल्यू लो होना चाहिए। यानी कि आपने क्या सीखा, आपने ये सीखा कि इन ऑर्डर टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू एन एमीटर अ लो वैल्यू रेजिस्टेंस शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल विद द कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर। ये जो डेफिनेशन का आपने बोर्ड लेवल पर रट्टा मारा है, मैंने आपको इसका एक एक कॉन्सेप्ट खोल के समझा दिया। क्या पैरेलल में क्यों लगेगा? ताकि करंट डिवाइड हो जाए। लो वैल्यू का क्यों लगेगा? ताकि ज्यादा करंट नीचे से जाए और कम करंट ऊपर से जा रहा हो। दोनों मकासद पूरे हो गए, दोनों मकासद। अब बच्चे के जहन में एक सवाल आता है, क्या सर एक बात बताएं, अगर कुछ करंट नीचे से चला गया कुछ करंट ऊपर से चला गया तो हमें मेजर कैसे हुआ? वो तो नीचे से पास हो गया। हाँ उसका तरीका होता है, उसका तरीका ये होता है, इस पॉइंट पे ना आपने, इस पॉइंट पे आपने एक समर लगाया हुआ होता है। क्या लगाया होता है भाई? समर। समर समर इस समर का फायदा ये होता है, और भी तरीके होते हैं। एक समर लगाने का फायदा ये होता है, ये दोनों करंट को क्या करता है, जोड़ लेता है कि भाई ऊपर से कितना गया नीचे से कितना गया। और स्केलिंग फैक्टर्स भी होते हैं। स्केलिंग फैक्टर से क्या मुराद है, आपको पता होता है भाई, जैसे अभी अगर मैं यहाँ की बात करूँ, आपको यहाँ से देख के पता चल रहा है, यहाँ पे अगर आप देखोगे स्केलिंग फैक्टर का कॉन्सेप्ट, आपको ये आपकी किताबों में स्केलिंग फैक्टर ही दिया हुआ है, ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट है समर का, ठीक है। आपकी किताब में क्या दिया हुआ है? आपकी किताब में ये वाला जो भी बता रहा हूँ, ये वाला तरीका दिया हुआ है। आरजी इज टू आर एस, देखो आप जरा यहाँ पे क्या मतलब, आरजी और आर एस का रेशियो देखो क्या दिया हुआ है, 9:1। इस बात को समझिएगा,
आपके पास जितना भी करंट यहां पे आएगा ना, उसके 10 टुकड़े हो जाएंगे। कितने टुकड़े? 10 टुकड़े या 10 हिस्से हो जाएंगे। कितने हिस्से? 10 हिस्से। 10 में से 10 में से 9 हिस्से, 10 में से 9 पार्ट्स ऑफ द करंट एक जगह से जाएगा और एक पार्ट ऑफ द करंट एक जगह से जाएगा। क्यों? क्योंकि करंट और रेजिस्टेंस की रिलेशन क्या है? इनवर्स है। तो 9 पार्ट्स शंट से जाएंगे, एक पार्ट यहां से जाएगा। इतनी बात देखो भैया समझ में आती है? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है, आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल इस एहतियात से दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। देखो गौर से, हम पढ़ रहे कॉन्सेप्ट ऑफ एम मीटर। क्या पढ़े? कॉन्सेप्ट ऑफ एम मीटर। एम मीटर का बुनियादी पर्पस क्या है? करंट को मेजर करना। डिटेक्शन तो गैल्वेनोमीटर से हो गई थी, सही। अब हमने देखा कि भाई एम मीटर जो है ना, ये बेसिकली गैल्वेनोमीटर का एक मॉडिफाइड वर्जन है, यानी कि अलग से कोई डिवाइस नहीं है। गैल्वेनोमीटर में कुछ चेंज करके आप ये बनाते हो। अब क्या क्या चेंज करते हैं और कैसे चेंज करते हैं? हमने बोला भाई आपने एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करनी है, पहला सवाल उठा सीरीज में कनेक्ट करनी है कि पैरेलल में कनेक्ट करनी है। तो भाई जवाब मिला कि आप सीरीज में लगा के देख लो। भाई सीरीज में लगा के देखा तो करंट तकसीम नहीं हो रहा था, गैल्वेनोमीटर जल गया आपके पास। हमने बोला भाई सीरीज में तो नहीं लगा सकते, गलती हो गई। कैसे लगाएं? भाई पैरेलल में लगाएं। पैरेलल में लगाने में करंट क्या हो रहा है? भाई तकसीम हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। पहला मसला हल। अब गैल्वेनोमीटर में से कम वैल्यू का करंट गुजारना है और बाकी का बचा हुआ सारा करंट कहां से गुजारना है? शंट से गुजारना है। अब ये चीज कैसे फैसला करी? ये चीज फैसला करी इन दोनों की रेजिस्टेंस को डिफरेंशिएट करके। शंट की रेजिस्टेंस कम से कम रखी गई, किसके मुकाबले में? गैल्वेनोमीटर के मुकाबले में। तो जितनी रेजिस्टेंस कम है उतना ज्यादा करंट नीचे से जाएगा। उसकी रेजिस्टेंस इसके मुकाबले में ज्यादा है तो ऊपर से करंट कम जा रहा होगा। ठीक है, समझ आ गया? अब सवाल आएगा भाई आखिर में कैसे करेंगे? तो यहां आपने समझ लगाया, दोनों को जोड़ के आपको डिस्प्ले पे रीडिंग दे देगा। दूसरा काम क्या कर सकते हैं भाई? दूसरा काम ये कर सकते हो आप कि जो ये है कि आपने, जैसे मैंने अभी मिसाल ली है समझाने के लिए, आपने गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस 9 ओम रखी हुई है, शंट आपने लगा दिया 1 ओम का। गोया के शंट गैल्वेनोमीटर के मुकाबले में 9 गुना क्या है? कम है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपका जो करंट है वो 9:1, यानी कि टोटल पार्ट्स कितने हुए? 10 पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगा। 10 में से 9 पार्ट ये जाएंगे आपके शंट में से, क्योंकि शंट की रेजिस्टेंस कम है, सॉरी। और 9 पार्ट्स कहां से जाएंगे? गैल्वेनोमीटर में से, क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस क्या है? ज्यादा है। किसके मुकाबले में? शंट के मुकाबले में। अब आपको मैं यही बात यहां मिसाल से समझाता हूं। देखो मिसाल के तौर पर, ये मान लो आपके पास है गैल्वेनोमीटर और ये आपने इसके साथ लगाया हुआ है पैरेलल में एक अदर शंट रेजिस्टेंस। सही है भैया? सही हो गई। अब यहां पे समझो, यहां पे मेरा बेटा आपके पास आ रहा है 10 एम्पियर का करंट आ रहा है। सही है? समझना जरा इस बात को। पता नहीं हो रहा है नहीं हो रहा वापस। देखो 10 एम्पियर का करंट आ रहा है। अब इस पॉइंट पे आके करंट आपका डिवाइड हो रहा है। अगर मैं 10 एम्पियर के 10 पार्ट्स करूं, मैं 10 एम्पियर के क्या कर रहा हूं भाई? 10 पार्ट्स कर रहा हूं। 10 पार्ट्स में तोड़ूंगा तो हर पार्ट कितने का बना? 1 एम्पियर का बना। मैंने कहा इधर से जाएगा, इधर से क्या जाएगा? एक पार्ट, और बाकी के 9 पार्ट्स इसे से जाएंगे। तो एक पार्ट का मतलब 1 एम्पियर करंट गुजर गया गैल्वेनोमीटर में से, और बाकी का 9 एम्पियर कहां से गुजरा? शंट से। और ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ की रेजिस्टेंस आपके पास कितनी थी? 9 ओम थी, और इसकी रेजिस्टेंस कितनी थी आपके पास? 1 ओम थी, इसलिए ऐसा हो गया आपके पास। बोलो यहां तक का कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया? इतना हिस्सा सबको समझ में आ गया? बोलो भैया। बेटे शंट एक रेजिस्टेंस होता है जो कि आपने पैरेलल लगाया होता है विद द कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? बिंदास हो गया? चलो गुड हो गया। ठीक है, अब देखो यहां मसला हल हो गया, प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई। ठीक है, अब यहां पे एक बात समझ लेना, आपने शंट तो बना लिया, इस शंट की मैं वैल्यू भी आपको निकालना सिखा देता हूं। शंट का फॉर्मूला होता है आई जी इंटू आर जी अपॉन आई माइनस का आई जी। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। आई जी से क्या मुराद है? वो करंट जो कि गैल्वेनोमीटर से पास हो रहा है। क्या लिख देते हैं? करंट पासिंग थ्रू गैल्वेनोमीटर। करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर। करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर होता है ये। आरजी क्या है? गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस। आई क्या है? टोटल करंट टू बी मेजर्ड। टोटल करंट टू बी मेजर्ड, वो टोटल करंट जो आपने मेजर करना है ना मेरे भाई, वो आप यहां पे आई की जगह रखते हो। ठीक है, ये आरएस का फॉर्मूला है। पता चल गया आरएस क्या है? एक लो वैल्यू रेजिस्टेंस है दैट इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द कॉइल ऑफ द गैल्वेनोमीटर। और कैसे काम करता है वो मैंने आपको सारा समझा दिया। ठीक है, अब यहां पे ना, अब यहां पे ना आप जरा एक मसला समझ लो, यहां पे जरा एक प्रॉब्लम समझ लो यहां पे जरा। ठीक है, वो एक प्रॉब्लम क्या आ रही है? वो बेसिकली प्रॉब्लम नहीं है, एक और कॉन्सेप्ट है। वो क्या कॉन्सेप्ट है? यहां मैं एक जुमला लिख रहा हूं, ये जुमला समझना, क्योंकि इसी से हमारे 2-3 कॉन्सेप्ट ड्राइव हो जाएंगे।
वो क्या है, एक शंट रेजिस्टेंस, एक शंट रेजिस्टेंस एक पर्टिकुलर रेंज के लिए ही हो सकता है। ये सबसे काम का जुमला है यहां, एक शंट रेजिस्टेंस एक पर्टिकुलर रेंज के लिए हो सकता है। क्या मतलब सर, इस जुमले का क्या मतलब है? देखो, मान लो अगर आपने 10 एम्पेयर का करंट मेजर करना है, ये है करंट टू बी मेजर्ड, आपने इसके लिए शंट रेजिस्टेंस लगाया 1 ओम, मिसाल दे रहा हूं, दिस इज ओनली फॉर एग्जांपल, एग्जांपल के तौर पे ये लगाया आपने, ठीक है। अब ये जो शंट रेजिस्टेंस है ना, ये सिर्फ 10 एम्पेयर तक का करंट मेजर कर सकता है। अगर आपने इससे 100 एम्पेयर करंट मेजर करना चाहा तो ये 100 एम्पेयर करंट मेजर नहीं करेगा, फेल हो जाएगा। यहां से कॉन्सेप्ट आता है मल्टीपल शंट रेजिस्टेंस का और मल्टी रेंज एमीटर का कॉन्सेप्ट, समझना। अभी सिर्फ जुमला समझो, पूरा कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा। एक शंट रेजिस्टेंस एक पर्टिकुलर रेंज तक के लिए हो सकता है, उससे आगे पे ये फेल हो जाएगा। यानी कि जब आपने अपने एमीटर की रेंज बढ़ानी है तो आपने शंट को मजीद कम करना होगा। क्यों सर, मिसाल से समझाएं, चलो मिसाल समझते हैं। देखो, आपने अभी मान लो, यहां पे हम ड्रॉ करते हैं, आपने मान लो यहां मैंने लिख दिया करंट जो कि मेजर करना है, और जो गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस कनेक्ट करी हुई है, जो शंट की रेजिस्टेंस कनेक्ट करी हुई है, और जो करंट जा रहा है गैल्वेनोमीटर से और जो करंट जा रहा है आपका शंट से, ठीक है। ये मैंने एक सिंपल सा चार्ट बनाया है, आपको नजर भी आ रहा होगा ये चार्ट, ठीक है, जो मैंने ड्रॉ कर दिया है यहाँ पे, और यहाँ पे हम इसको मार्क कर लेते हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू लिखता हूँ मैं जरा, देखो, चलो गुड हो गया। देखो, ये मैंने यहां लिख दिया भैया जो करंट आपने मेजर करना है। अबे सीधा हो जा, चलो। मैं डायरेक्ट भी लिखवा सकता था, लेकिन उसमें ना फिर कॉन्सेप्ट का फील नहीं आएगा तुम लोगों को। देखो, अभी आ गया हमारे पास, चलो अब यहाँ लिखना शुरू करते हैं। पहली रीडिंग मैंने, मान लो अभी जो मैंने अभी वो किया हुआ है ना, अपना क्या कनेक्ट किया हुआ है, जो मैंने अभी शंट कनेक्ट किया हुआ है, ये वही वाला है जो अभी बता रहा था यहाँ पे, 1 ओम का गैल्वेनोमीटर 9 ओम का है, ठीक है। अब देखो, मैंने करंट मेजर करना था 10 एम्पियर का, भाई 9:1 है। 9:1 का मतलब टोटल पार्ट्स कितने हो गए, 10 पार्ट्स, यानी कि मेरा करंट जो है ना वो कुल मिला के 10 पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगा। जब 10 पार्ट में ब्रेक हो जाएगा तो 10 में से एक पार्ट गैल्वेनोमीटर में, भाई जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है उसमें से करंट कम जाएगा, जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है उसका करंट कम होगा। तो 10 में से एक पार्ट यहां से जाएगा, यानी कि इसके पास से गुजरा 1 एम्पियर, और बाकी के 9 पार्ट इस पर से जाएंगे, इसके पास से गुजर गया 9 एम्पियर, और आखिर में जमा कर लिया, आपका मसला हल हो गया। सही। अब मैंने कहा भाई मिसाल के तौर पे एक काम कर, मुझे इससे तू 100 एम्पियर करंट नाप के दिखा। भाई तू खुश हो रहा था ना, एमीटर बना लिया मैं, तो इससे कितना भी करंट मेजर कर सकता हूं, अब मुझे इससे 100 एम्पियर करंट मेजर करके दिखा। बोलेगा टेंशन ही कोई नहीं है भाई, आपने जो लगाया हुआ है आरजीआरएस का रेशो क्या है, 9:1। 9:1 का मतलब टोटल पार्ट्स कितने हो गए, 10 पार्ट्स हो गए, 10 में से 9 पार्ट्स एक तरफ से जाएंगे, एक पार्ट एक तरफ से जाएगा, यही हो गया ना। तो 100 एम्पियर के जरा 10 पार्ट्स में ब्रेक कर लो। 100 एम्पियर को 10 पार्ट्स में जब मैं ब्रेक करता हूं तो एक पार्ट बना कितने का, 10 एम्पियर का। ये एक पार्ट हो गया, ये दिस इज 1 पार्ट, और इसके जो 9 पार्ट्स हो जाएंगे, 9 पार्ट्स क्या हो जाएंगे भाई, 9 पार्ट्स हो जाएंगे 90 एम्पियर। तुम्हें क्या हो गया, पोलियो हो गया। देखो 9 पार्ट्स कितने हो गए इसके, 90 एम्पियर। अब देखो ये वही वाला है, सेम रखा हुआ है, मैंने इसको चेंज नहीं किया है। कम करंट कहां से गुजरेगा, जो जहां पे रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो एक पार्ट गुजरा गैल्वेनोमीटर से, और इसका एक पार्ट कितना है, 10 एम्पियर। बाकी के 9 पार्ट्स गुजरे यहां से। अब मुझे बताओ ये आपका मसला हल हुआ है, नहीं हुआ हल, क्यों, गैल्वेनोमीटर में से तो 1 एम्पियर करंट आपने अलाउ किया था, कितना गुजर रहा है, 10 एम्पियर। ये कसूर किसका है, शंट का कसूर है। क्यों, आपने शंट ऐसी वैल्यू पे सेट किया हुआ है जो कि यहाँ पे 9:1 पे आ रहा है, तो ये क्या करेगा, ये उसको 9:1 में ही ब्रेक करेगा, 10 पार्ट में करके 9 को एक तरफ से, 1 को एक तरफ से डाल देगा। अब यहाँ पे आपका ये फेल हो गया, ये मैं यहाँ पे ड्रॉ भी कर देता हूं, ये आपके पास यहाँ पे, इसको मैं लिख के ऐसे काट रहा हूं, ये आपके पास फेल हो गया। क्यों फेल हो गया भाई, ये फेल इसलिए हो गया क्योंकि आपने इसके अंदर इस बात का ख्याल नहीं रखा, ये फेल हो गया आपके पास। क्यों, अब इसमें से 10 एम्पियर गुजरा, ये यहाँ पे देखो, ये इसमें 10 एम्पियर गुजरा, आपका गैल्वेनोमीटर डैमेज हो गया। तो मैंने क्या लिखवाया था वहां, पढ़ो ऊपर, एक शंट रेजिस्टेंस एक पर्टिकुलर रेंज के लिए ही हो सकता है, अगर आपने क्या करना है,
रेंज बढ़ानी है तो शंट को फर्दर कम करना पड़ेगा। मैं आपको मिसाल से समझाता हूं। अब मान लो यही वाली चीज है, मैंने 100 एम्पियर क्या करना है, मेजर करना है, 100 एम्पियर मेजर करना है। मैंने गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस चेंज नहीं करी, क्योंकि गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस चेंज करना इतना आसान होता भी नहीं है। क्यों, गैल्वेनोमीटर तो बना हुआ है ना डब्बे में। गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस किस चीज की होती है, वो जो उसमें कॉइल मौजूद है ना, जिसमें से करंट गुजरता है, उसकी रेजिस्टेंस होती है, तो वो तो फिक्स है, वो मैं इतनी आसानी से चेंज थोड़ी कर सकता हूं। शंट मैंने क्या लिखा, शंट मैंने इसके मुकाबले में 99 गुना कम कर दिया। क्या मतलब सर, समझना, 9/99, ये मैंने इसकी वैल्यू ले ली। भाई 9 ओम्स रेजिस्टेंस किसकी है, गैल्वेनोमीटर की। मैंने गैल्वेनोमीटर के मुकाबले में 99 गुना छोटी रेजिस्टेंस ली। अरे भैया पहले कितनी रेजिस्टेंस थी इसकी, देखो समझो, पहले कितनी थी इसकी, पहले 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 मेरे पास आर जी का रेजिस्टेंस कितना था भाई, 9 ओम था। और मेरे पास शंट का रेजिस्टेंस कितना था भाई, 1 ओम था। तो यहां से आप यहां तक कैसे गए थे, आपने बोला 9 ओम को मैं 9 से डिवाइड कर देता हूं, भाई यही तो किया था, तभी तो 1 आया था आंसर। यही तो किया था, और क्या किया था, तभी तो आप कह रहे थे बार बार के 9 गुना कम कर दिया। तो अब मैं यही काम कर रहा हूं, मैंने कहा भाई 99 टाइम्स कम कर दो इसको, सही है। अब 1/11 ओम्स आ जाएगा वोट के, मतलब जो भी आएगा एक्स वाई जेड, बस आपने ये समझना है इसके मुकाबले में ये 99 टाइम्स लेस रेजिस्टेंस है। तो गोया आप क्या होगा, अब इन दोनों का जब आप रेशियो निकालोगे तो रेशियो क्या आएगा, आएगा रेशियो 1:99, यानी कि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 99 टाइम्स ज्यादा है अभी वाले शंट के मुकाबले में। ये मतलब है इसका, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस अभी इस वाले शंट के मुकाबले में 99 टाइम्स ज्यादा है। कैसे पता चला, भाई ये शंट है, इसको 99 से मल्टीप्लाई कर दे, 99 से 99 मर जाएगा, 9 ओम बच जाएगा। या गैल्वेनोमीटर के मुकाबले में शंट का रेजिस्टेंस 99 टाइम्स क्या है, कम है, ऐसे कह लो, दोनों बातें एक बराबर है। अब आपका रेशियो क्या हो गया, 1:99। इसका मतलब क्या हुआ, अब 100 पार्ट्स में ब्रेक होगा, जो भी आने वाला करंट है वो 100 पार्ट में ब्रेक होगा। 100 पार्ट में ब्रेक करके 99 पार्ट्स वहां से डालेगा जिसकी रेजिस्टेंस कम है, और एक पार्ट वहां से डालेगा जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है, सही है। तो आपने बोला भाई 100 एम्पियर है, 100 एम्पियर के आपने कर दिए 100 पार्ट्स, 100 पार्ट कर दिए, दोनों मर गए। एक पार्ट कितना हुआ, 1 एम्पियर। किसी भी किताब में ऐसी एक्सप्लेनेशन, ये इस तरह की एक्सप्लेनेशन नहीं मिलने वाली, ठीक है। ये हो गया आपका 1 एम्पियर, ये आपका एक पार्ट बन गया। और बाकी इसके 99 पार्ट्स कैसे बनते हैं, 99 पार्ट्स आपके हो गए 99 एम्पियर। अब कहां से जाएगा भाई, देख लो, 99 एम्पियर आपके पास हो गए यहां से, क्योंकि इसमें ज्यादा करंट पास करेगा क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस कम है, और 1 एम्पियर चला गया आपका यहां से, और यहां से आपका गैल्वेनोमीटर काम कर रहा है। सीखा क्या आपने, एक आरएस एक पर्टिकुलर रेंज के लिए है, फिर अगर आपने रेंज बढ़ानी है तो आपने आरएस को कम करना है। देखो पहले आपका आरएस 1 ओम था, अब कितना है 9/99, और 9/99 का मतलब कितना होता है 1/11। 1/11 को सॉल्व करोगे तो आंसर आपका आएगा 0.09, 0.09 ओम्स, यानी कि पहले आपका था 1 ओम आरएस, अब आपका कितना हो गया 0.09, यानी कि 0.1 भी कह सकते हो आप इसे। यानी कि पहले आपका 1 ओम था, अब रफली स्पीकिंग कितना हो गया आपका 0.1 ओम हो गया। यानी कि इन ऑर्डर टू इंक्रीज द रेंज आपने शंट को मजीद क्या कर दिया, कम कर दिया। बोलो यहां तक का कॉन्सेप्ट सबको अच्छे से क्लियर हो गया, बोलो भाई जल्दी जल्दी बोलो, खत्म करना है, वोल्टमीटर पे भी जाना है। गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस फिक्स नहीं होती भाई हमेशा 1 ओम, ये तो मैंने मिसाल दी है यार समझाने के लिए। मतलब गैल्वेनोमीटर की जो भी रेजिस्टेंस होगी शंट की उसके मुकाबले में कम होगी। टेक अवे पॉइंट यहाँ पे ये है, ठीक है भैया। चले आगे, चलो आगे, ये सीख लिया आपने। और अच्छा अब मैंने आपको इसके अंदर बता दिया, एक चीज और समझ लो, यहाँ पे देखो, ये होता है मेरा बेटा आपके पास गैल्वेनोमीटर, ये, और ये होता है मेरा बेटा यहाँ पे आपके पास शंट, ये शंट है, ये आपके पास क्या है, गैल्वेनोमीटर है। कभी कभार आपसे एग्जामिनर पूछता है यार मुझे इसकी ना टोटल रेजिस्टेंस बताओ क्या आ रही है, तो भाई इसकी जो टोटल रेजिस्टेंस आएगी ना, ये दोनों कैसे कनेक्ट हुए हैं पैरेलल में, तो 1/RA, RA इज द रेजिस्टेंस ऑफ एम मीटर, 1/RA इज इक्वल टू 1/RG प्लस 1/RS, ये होती है रेजिस्टेंस। इसको आप सिंप्लीफाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एलसीएम सेम करने के लिए, तो बनेगा भाई 1/RG इज इक्वल टू RS प्लस का RG डिवाइडेड बाय RG इंटू RS। अगर आप दोनों साइड्स को पलट लोगे, इसको मैंने RG क्यों लिख दिया भाई, ये RG नहीं है, ये RA है, आई एम वेरी सॉरी, रेजिस्टेंस ऑफ एम मीटर, पलट दोगे तो आपको ये मिल जाएगा RA विल बी इक्वल टू RG इंटू RS डिवाइडेड बाय RG प्लस का RS।
सही है, ये होती है। ये वाला भी आपसे माजी में इन्होंने क्वेश्चन पूछा है। कन्वर्जन बता दी, मल्टी रेंज का कॉन्सेप्ट बता दिया, आर एस कम करने से आर जी रेंज ज्यादा हो रही है वो बता दिया। अब एक छोटी सी चीज और होती है भाई, ध्यान में रख लेना, वो छोटी सी चीज क्या है? आइडियल एम मीटर का कॉन्सेप्ट। आइडियल एम मीटर क्या होगा भाई? आइडियल एम मीटर समझो जरा। आइडियल एमीटर वो होता है मेरे भाई जिसकी रेंज होती है बहुत ज्यादा, उसको आप कहते हो उसकी रेंज है इन्फिनिटी। रेंज कितनी है? इन्फिनिटी। और अभी आपने ये पढ़ा था कि अगर आप शंट रेजिस्टेंस का वैल्यू कम करते जाओ तो रेंज क्या होगा? बढ़ता चला जाएगा। तो अगर आपने रेंज को बढ़ाते बढ़ाते इन्फिनिटी करना है तो इसका मतलब शंट को कम करते करते कितना करना होगा? 0 ओम कर दो। यानी कि मतलब आइडियल एमीटर वो होता है जो कितना भी करंट मेजर कर सकता है। ऐसा होता नहीं है एक्चुअल में कोई भी, बस सिर्फ मिसाल दे रहे हैं कि आइडियल एमीटर क्या है कि वो कितना भी करंट मेजर कर सकता है, और वो जो कितना भी करंट मेजर कर सकता है वो उसमें आपने बोल दिया मैक्सिमम करंट क्या हो सकता है भाई? इन्फिनिटी मेजर करेगा। तो उसके लिए उसकी जो शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी हमारे पास? 0 ओम्स हो जाएगी। ठीक है, इसमें जो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा था, ये वाला फॉर्मूला आपने ध्यान में रख लेना। यहाँ पे तुम कहाँ जा रहे हो? एक मिनट, ये वाला फॉर्मूला, ये Ig into Rg upon I minus Ig. This is the formula to calculate the value of shunt resistance that is being connected in parallel with the coil of galvanometer. जल्दी से इसको एक नजर देख लो, इसके सवालों पे चलते हो, मुझे यहां तक बता दो सब समझ गया अच्छे से। ये मेरा बेटा इसका सवाल है, आप ही लोग करोगे, मैं तो बस बता रहा हूं। A galvanometer with a resistance of 100 ohms, ये आपको Rg का वैल्यू दे दिया, gives full scale deflection। अच्छा ध्यान में रखिएगा, जब भी आप इसके सवाल देखोगे ना, आपका एग्जामिनर जब भी ये बताना चाह रहा होगा ना कि ये वो करंट है जो कि गैल्वेनोमीटर में से गुजर सकता है, या इतना करंट है जिसपे गैल्वेनोमीटर डैमेज नहीं होगा, उसके लिए वो टर्म यूज करता है फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट या फुल स्केल डिफ्लेक्शन वोल्टेज। तो ये बेसिकली इसने आपको आईजी का वैल्यू दे दिया, करंट दैट इज अलाउड टू पास थ्रू गैल्वेनोमीटर। कहते हैं विद अ करंट ऑफ 10 मिली एम्पेयर द वैल्यू ऑफ शंट इन ऑर्डर टू कन्वर्ट इट इनटू एन एमीटर ऑफ 10 एम्पेयर रेंज। आपको आई भी दे दिया, आईजी भी दे दिया, आरजी भी दे दिया। आरएस आपको चाहिए, आप सिंप्लीफाई कर दोगे, आर एस इज इक्वल टू आई जी इंटू आर जी, डिविजन में आपके पास आ जाएगा आई माइनस का आई जी। आप सॉल्व करोगे, आपके पास आंसर उठ करके आ जाएगा। ये एक मैं ही करके दिखा देता हूं, तो देख लो इधर, देखो भैया क्या करोगे, आपने आर एस का वैल्यू कैलकुलेट करना है। आर एस विल बी इक्वल टू आई जी इंटू आर जी। आई जी कितना है? 10 मिली एम्पेयर, यानी कि 10 इंटू 10⁻³ और आरजी कितना दिया हुआ है? आरजी दिया हुआ है आपको 100 ओम्स, अपॉन में आएगा आई माइनस का आईजी, आई माइनस का आईजी। आई कितना दिया हुआ है? 10 एम्पेयर दिया हुआ है, और आईजी कितना दिया हुआ है? 10 मिली एम्पेयर दिया हुआ है। मिली का मतलब क्या होता है भाई? 10⁻³ अब जरा यहां पे ना एक कॉन्सेप्ट समझ लेना, जो कि अक्सर और बेशतर बच्चे या तो मिक्स कर देते हैं या गलती कर देते हैं। देखो इस हिस्से को गौर से देखो, ये एम मीटर में हमेशा यहां पे ऐसे ही होगा, 99.9999% ऑफ द टाइम ऐसे ही होगा। ये क्या लिखा हुआ है अगर मैं आपसे पूछूं? ये लिखा हुआ है 10 माइनस 10 इंटू 10⁻³ यानी कि 0.01, ये लिखा हुआ है। अगर मैं 10 में से 0.01 निकाल भी दूं तो क्या बचता है इसका आंसर? इसका आंसर बचेगा 9.99, दैट इज एज गुड एज इक्वल टू 10। ये बात समझिए, दैट इज एज गुड एज इक्वल टू 10। यानी कि इसको माइनस करने पर भी 9.99 आ रहा है, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या? 10। समझ आती है बात? तो इसमें अमूमी तौर पे क्या होगा, अमूमी तौर पे जब आप बगैर कैलकुलेटर के सॉल्व कर रहे होगे, इस चीज को आप इग्नोर कर देते हो, क्योंकि ये इतना छोटा, हाँ अगर ये छोटा ना हो, ये आपने डिसाइड करना है ड्यूरिंग द सॉल्यूशन। अगर ये इतना छोटा ना हो कि इसको आप इग्नोर कर सकते हो, तो भाई फिर इग्नोर नहीं करेंगे आप इसे, ध्यान में रख लेना। सही है? जैसे अगर ये 1 एम्पियर होता तो 10 माइनस 1 9 बन जाता है। अभी 9 इज नॉट इक्वल टू 10। समझ आ रही है? तो अगर ये यहाँ पे 2 होता, मिसाल दे 10 माइनस 2 8 हो जाता, तो अभी 8 10 के बराबर नहीं हो जाता। सही है? ये इतना छोटा है ना, देखो 10 इंटू 10⁻³ है, ये अक्सर ऐसे ही आता है 10 इंटू 10⁻³ वजह ये क्या चीज है? ये आईजी है ना, ये क्या है? ये क्या चीज है? ये आईजी है। और आजी के लेक्चर में आपको मैंने बताया है, जो करंट गैल्वेनोमीटर से पास होता है वो या तो मिली एम्पियर होता है या माइक्रो एम्पियर होता है। भाई जहन में रख लेना। तो 10⁻³ या 10⁻6 वाला होता है। जब आप विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर कर रहे हो तो इसको फिर हम इग्नोर कर देंगे, लेकिन अगर किसी एग्जामिनर ने
अपनी तरफ से कोई सवाल डिजाइन कर दिया जिसमें यहाँ 1 एम्पियर लिख दिया, जैसे मैं आपको पीछे समझा रहा था, मैंने कहा गैल्वेनोमीटर में से 1 एम्पियर करंट आप पास कर सकते हो, मिसाल दे रहा था ना मैं आपको, उसने ऐसे मिसाल में कोई सवाल चिपका दिया यहाँ पे, तो अब उसको आपने फैसला करना होगा भाई माइनस करने के बाद क्या ये ऐसा बच भी रहा है कि मैं इसे इग्नोर कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये हो गया। अब क्या बनेगा भाई, अब तो सिंप्लीफाई करना है और क्या करना है, आर एस विल बी इक्वल टू, ये हो गया ऊपर 1000, इस 10 को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया 10 पावर -3, अपॉन में क्या आ रहा है, अपॉन में सिर्फ 10 बच गया और तो कुछ नहीं बचा, 0 से 0 मर गया। डेसिमल यहाँ है 1 2 3, यानी कि इसका आंसर आएगा आपके पास 0.1 ओम। ऐसा कोई ऑप्शन है? 0.1 ओम, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक हो गया, ये सवाल था। अब ये मेरा बेटा जो सवाल है ये आपका होमवर्क है, ये आपके पास पेपर में भी आया हुआ है, सारे पास पेपर के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, ये आपका होमवर्क है। एन एम मीटर, अब देखो ये वही जो आज के लेक्चर में हमने बात की है वही आ रहे हैं। एन एम मीटर रीड्स अप टू 1 एम्पियर, एक एम मीटर है, गौर से सुनना, जो कि 1 एम्पियर की रीडिंग मेजर करता है। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है 0.81 ओम्स। टू इंक्रीज द रेंज टू 10 एम्पियर द वैल्यू ऑफ द रिक्वायर्ड शंट इज। अब यहां पे ना जरा सवाल को पहले अच्छे से सुनो, तहम्मुल से सुनो सवाल को, सवाल क्या कह रहा है। कहते हैं एक एम मीटर है जो कि 1 एम्पियर तक मेजर करता है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है 0.81। टू इंक्रीज द रेंज, जब आपको बोला जाए ना कि आपने एम मीटर की रेंज इंक्रीज करनी है, आपने क्या करनी है, एम मीटर की रेंज इंक्रीज करनी है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है आपको मजीद छोटा रेजिस्टेंस कनेक्ट करना पड़ेगा। अभी तो पढ़ाया पीछे, अभी देखा था 10 एम्पियर से जब आप 100 एम्पियर पे जा रहे थे तो आपको शंट का वैल्यू मजीद क्या करना पड़ रहा था, कम करना पड़ा था। तो ये जो पुराना वाला एम मीटर है ना, जो पुराना एम मीटर है, इसका जो डेटा दिया हुआ है इसको आप अज्यूम कर लेना ये गैल्वेनोमीटर है। अरे भैया देखो, गैल्वेनोमीटर और एमीटर में डिफरेंस क्या है, गैल्वेनोमीटर मिली या माइक्रो वैल्यूज तक महदूद था, एम मीटर कितनी भी वैल्यू को मेजर कर सकता है। अब यहां पे भी तो देखो यही हो रहा है, रेप्लिकेट कर लो कॉन्सेप्ट, ये एम मीटर 1 एम्पियर तक मेजर कर सकता है, आपको 10 एम्पियर तक नापने वाला एम मीटर बनाना है। तो भाई पुराने वाले को मान ले गैल्वेनोमीटर है, नया शंट लाओगे, उस शंट को पहले वाले के साथ पैरेलल में कनेक्ट कर देना, बस हल हो जाएगा। पैरेलल में जितनी रेजिस्टेंस होते हैं ओवरऑल वैल्यू उतनी क्या होती है, कम होती जाती है, पता है ना ये बात तो, ठीक है। तो अब ये मान लो ये जो आपको दिया हुआ है ना 1 एम्पियर, ये 1 एम्पियर क्या दिया हुआ है आपको, ये दिया हुआ है आपको आईजी का वैल्यू, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस जो एमीटर की अभी आपको दी हुई है, इसको मान लो ये आपके पास आरजी का वैल्यू है, क्योंकि आपने इसकी रेंज बढ़ानी है। तो ये मान लो गैल्वेनोमीटर हो गया, अब जो शंट कनेक्ट करेंगे उसकी वजह से उसकी रेंज बढ़ के 10 एम्पियर तक चली जाएगी। ये हो गया आपके पास आई का वैल्यू आ गया आपका 10 एम्पियर। अब क्या करेंगे, वही काम करेंगे जो अभी तक करते आए, शंट कैलकुलेट, यही पूछा हुआ है, द वैल्यू ऑफ रिक्वायर्ड शंट इज आर एस विल बी इक्वल टू आई जी मल्टीप्लाई बाय क्या, आर जी अपॉन में क्या आ जाएगा, आई माइनस का आई जी, बस वैल्यू आर जी पता है, आई जी पता है, आई माइनस का आई जी। अब देखो मैं आपको भी पीछे पीछे क्या बता के आया था, अब जो बिल्कुल बड़ा बेवकूफ आदमी होगा ना जिसने पूरी बात नहीं सुनी होगी, वो क्या हरकत करेगा यहाँ पे समझना। अब आई कितना दिया हुआ है आपको, आई ये दिया हुआ है 10 एम्पियर, और आई जी कितना दिया हुआ है यहाँ पे 1 एम्पियर। अब वो यहाँ लिखेगा 10 माइनस 1, बोलेगा बिलाल भाई ने कहा था 10 माइनस 1 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10। भाई बिलाल भाई ने ऐसा नहीं कहा था, कहीं भी ऐसा नहीं कहा, ये कहीं नहीं कहा मैंने ऐसा। मैंने कहा था, और मैंने वो पीछे केस डिस्कस भी कर दिया था ये वाला, कि अगर ये वैल्यू इतना है कि इसको माइनस करके ये राउंड ऑफ नहीं हो रहा या तकरीबन बराबर नहीं है, तो आप इग्नोर नहीं करोगे इसको, कभी भी इग्नोर नहीं करोगे। तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ये आपने सॉल्व करना है, ठीक है, क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, ये एक और आपका पास पेपर का क्वेश्चन है, अगेन होमवर्क क्वेश्चन आप ही लोग करोगे। टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टर 50 ओम्स, आपको सीधा सीधा गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस दे दिया आरजी एंड करंट लिमिट 2 मिली एम्पियर, ये गैल्वेनोमीटर की बात हो रही है अभी, गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस दे दी और उसकी करंट लिमिट दे दी, जितना करंट आप उसमें से पास कर सकते हो, दैट इज फुल स्केल डिफ्लेक्टिंग करंट 2 मिली एम्पियर इनटू एन एमीटर ऑफ रेंज 1 एम्पियर। ये कितना एमीटर बनाना है, 1 एम्पियर का। द रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस इज, अब आपने इसमें शंट कैलकुलेट करना है, आर एस विल बी इक्वल टू आई जी इंटू आर जी अपॉन आई माइनस आई जी। कर लोगे, मुझे बता दो, यहां तक हो जाएगा, ताकि मैं आगे आप लोगों को वोल्टमीटर का कॉन्सेप्ट पढ़ाने की तरफ जाऊं। बोलो समझ आ गया भाई। अब देखो भैया हमारे पास अगला कॉन्सेप्ट है वोल्ट मीटर का। आपने एम मीटर पढ़ लिया ना, तो वोल्ट मीटर समझने में आपको मुश्किल से 5 से 10 मिनट लगने, क्योंकि हम सब कुछ पढ़ चुके हैं। वोल्ट मीटर का क्या काम है भाई, वोल्टेज मेजर करना, ऑब्वियस सी बात है, टू मेजर क्या, टू मेजर वोल्टेज।
अब वही सवाल आएगा, गैल्वेनोमीटर नहीं करता क्या? करता है, मिली या माइक्रो लेवल का, इससे ज्यादा नहीं करता, ठीक है। तो वोल्टेज मेजर करना किसका काम है मेरे भाई? वोल्ट मीटर का काम है गा, ठीक, तो समझ में आता है। अब कैसे बनता है भाई? गैल्वेनोमीटर ये रहा आपके पास। अब गैल्वेनोमीटर के साथ आप क्या करते हो, सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगाते हो, सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगाते हो। अब सवाल आता है भाई पैरेलल में क्यों नहीं लगाते? वजह, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है। अगर पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे तो वोल्टेज सेम है, वोल्टेज डिवाइड नहीं होगा और फिर गैल्वेनोमीटर प्रॉब्लम करेगा। गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस ज्यादा वोल्टेज नहीं दे सकते ना, तभी तो कैसे लगा रहे हैं इसको, सीरीज में लगा रहे हैं, ठीक है। ये आपके पास आ गया गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस, ये आपके पास आ गई आर एक्स। आर एक्स यहां पे कहलाती है मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस। क्या कहलाती है ये आपके पास? ये कहलाती है मेरे भाई मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस। मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस सही है, ध्यान में रखेंगे इस बात को। अब इसके जब आपने सीरीज में कनेक्ट कर दिया, यहां लिख देता हूं मैं, जब आपने सीरीज में अपनी आर एक्स कनेक्ट कर दी, जब आपने सीरीज में अपना आर एक्स कनेक्ट कर दिया, तो इससे फायदा क्या हो रहा है? इससे फायदा ये हो रहा है आपके पास वोल्टेज डिवाइड हो रहा है। अगर आप पैरेलल में कनेक्ट करते तो भाई पैरेलल में कनेक्ट करने की वजह से आपका वोल्टेज डिवाइड नहीं होता, इसको ध्यान में रखिएगा। तो वोल्टेज को डिवाइड करने के लिए आपने कैसे कनेक्ट कर दिया? इसको सीरीज में कनेक्ट कर दिया। अब क्या होगा भाई, जितना भी वोल्टेज आपके पास होगा ना, जैसे वोल्टेज किस तरह से होगा ये मैं आपको जरा दिखाऊं। यहां आपकी बैटरी कनेक्ट हुई हुई होगी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव टर्मिनल। तो होगा क्या, कुछ पोटेंशियल आपके पास यहां पे ड्रॉप होगा जिसको आप कहोगे वीजी पोटेंशियल अक्रॉस गैल्वेनोमीटर, कुछ यहां ड्रॉप होगा जिसको आप कहोगे वीएक्स पोटेंशियल अक्रॉस योर मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस। ये काम आपने सीरीज में करने के बाद हासिल कर लिया, आपका एक प्रॉब्लम यहां पे सॉल्व हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे भाई, एक मसला तो हल हो गया। अब मिसाल के तौर पे जो मैंने बैटरी कनेक्ट करी है, समझो यहाँ पे मैंने बैटरी कनेक्ट करी है, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया भाई, मैंने बैटरी कनेक्ट कर दी। और ये जो मैंने बैटरी कनेक्ट करी है, ये मान लो है मेरे पास 10 वोल्ट की बैटरी। कितनी भाई, मतलब मैं जो वोल्टेज मेजर करना चाह रहा हूँ वो कितना है, 10 वोल्ट है। मैंने मान लिया कि जो मेरा गैल्वेनोमीटर से अलाउड वोल्टेज है, यानी कि गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस जो मेरा अलाउड वोल्टेज है, जैसे मैंने पीछे करंट माना हुआ था 1 एम्पियर, यहां मैंने वोल्टेज मान लिया कि 1 वोल्ट मेरा ड्रॉप हो सकता है गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस। कितना हो सकता है? 1 वोल्ट। बाकी का कहां ड्रॉप होना चाहिए? यहां पे। अब ये चीज मैं कैसे हासिल करूंगा? इनकी रेजिस्टेंस को चेंज करके। कैसे करूंगा? रेजिस्टेंस को चेंज करके करूंगा। कैसे भाई? आरजी का वैल्यू मेरे पास, आरजी का वैल्यू मेरे पास, आरजी का वैल्यू मेरे पास कम होना चाहिए, आर एक्स का वैल्यू ज्यादा होना चाहिए। क्यों सर? सीरीज सर्किट के अंदर आपको पता है V इज इक्वल टू आई आर होता है, और सीरीज सर्किट में करंट आपके पास बराबर होता है, तो वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी हो जाती है भाई? रेजिस्टेंस की हो जाती है। गोया जितनी रेजिस्टेंस आपकी ज्यादा है उसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप भी उतना क्या होगा? ज्यादा होगा। क्या मतलब, क्या सीखा आपने इस बात से? आपने इस बात से ये सीखा कि जब आपने यहां पे एक बैटरी कनेक्ट करी जिसका एक सर्टेन पोटेंशियल है, आप चाह रहे हो कि गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कम हो तो इसकी रेजिस्टेंस कम होनी चाहिए, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप ज्यादा हो तो इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होनी चाहिए। तो ये जो आप सीरीज रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हो, जहन में रख लेना इसका वैल्यू कैसा होता है? हाई वैल्यू होता है। तो आपने अपने पास नोट्स में क्या लिखोगे? इन ऑर्डर टू कन्वर्ट द वोल्ट मीटर इनटू एन एमीटर, a high value resistance is connected in series with the coil of galvanometer। हो गया मसला हल। वही सब कुछ अभी पढ़ के आए थे। ये जो Rx आपने पढ़ा है, ये जो Rx आपने पढ़ा है, इसका वैल्यू होता है Rx बराबर होता है V अपॉन IG माइनस का RG। V अपॉन IG माइनस का RG ये होता है। जिस तरह वहां आपने पढ़ा था कि एक पर्टिकुलर शंट एक रेंज के लिए होता है, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट। एक पर्टिकुलर जो मल्टीप्लायर है वो एक रेंज के लिए होता है। अगर आपने रेंज को बढ़ाना है, रेंज को बढ़ाने का मतलब क्या है? बड़ा वोल्टेज मेजर करना है। तो बड़ा वोल्टेज मेजर करने के लिए आपको मल्टीप्लाई की रेजिस्टेंस बढ़ानी पड़ेगी। सिंपल, अभी बता देता हूं भाई। अभी अगर मिसाल के तौर पे आपने आरजी का वैल्यू रखा हुआ है 1 ओम, इसका वैल्यू रखा हुआ है 9 ओम, तो क्या होगा भाई? होगा ये 9:1 में आपका वोल्टेज ब्रेक होगा। 9 वोल्ट यहां पे आएगा, 1 वोल्ट यहां पे आएगा। अगर मैं 100 वोल्ट मेजर करना चाह रहा हूं तो फिर 9:1 में ब्रेक होगा, यहां 90 वोल्ट आएगा, यहां 10 वोल्ट आएगा। जबकि हमारे पास यहां पे अलाउड लिमिट क्या सेट की हुई है? 1 वोल्ट सेट की हुई है। तो भाई इसको बढ़ा के 99 कर देंगे, ये 1:99 हो जाएगा। फिर ये 100 पार्ट में ब्रेक करेगा, 99 यहां पे आएगा, 1 यहां पे आएगा। अगर आपने पीछे अच्छे से समझे तो ये आपको सबक समझ में आ रहा होगा। वही बातें मैं रिपीट कर रहा हूं। तो रेंज बढ़ाने के लिए आरएक्स बढ़ाना पड़ेगा। और अगर आपको कहा जाए, अगर आपको कहा जाए कि आइडियल वोल्ट मीटर है, देखो आइडियल आइडियल इंस्ट्रूमेंट कौन सा होता है जो कितनी भी रेंज मेजर कर देगा?
तो भाई इसकी रेंज होती है इंफिनिटी, और इसकी रेंज को इंफिनिटी करने के लिए आपने आर एक्स को बढ़ा के करना होता है इंफिनिटी, तो जहन में रख लेना। आइडियल एम मीटर की रेजिस्टेंस थी 0, आइडियल वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस क्या है आपके पास, इनफाइनाइट है। ये फॉर्मूला है आपका, ये आपने जहन में रखना है। सवाल इसके पास पेपर का, ये आपके पास इससे अगली स्लाइड पे आया, ये रहा। क्या कहते हैं, अ गैल्वेनोमीटर विद अ रेजिस्टेंस 5 ohms कैन रीड अप टू 5 मिली एम्पियर इफ दिस इंस्ट्रूमेंट इज टू बी यूज्ड टू रीड 100 वोल्ट्स। यहां से पता चल गया आपने इसको वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है। कैसे, if this instrument is to be used to read up to 100 volt, then the value of resistance to be used in the series will be, यहां से भी पता चल गया, क्योंकि आप सीरीज में लगा रहे हो, सीरीज में क्या चीज लगाई जाती है, मल्टीप्लाई लगाया जाता है, और मल्टीप्लाई लगाने से वो किसमें कन्वर्ट होता है भाई, वोल्ट मीटर में कन्वर्ट होता है। इस चीज का आपने ध्यान में रखना, ठीक है। अब क्या करेंगे, फॉर्मूला आपको पता है, आर एक्स बराबर है किसके, V अपॉन आई जी माइनस का आर जी, यही है भाई फॉर्मूला। V क्या है, जो रेंज है जहां तक मेजर करना है, आ गया 100 वोल्ट, अपॉन आई जी क्या है 5 मिली एम्पियर आपको गिवन है, 5 इंटू 10 टू दी पावर -3 माइनस का आर जी क्या है, ये रहा 5 ओम है। अब कुछ नहीं करना, सिंप्लीफाई करना है बस, 5 1 जा 5 2 जा और 0 एज इट इज आ गया भाई, 5 2 जा 10 होता है, 0 आ गया, 10 पावर -3 ऊपर चला जाएगा, तो 20 इंटू 10 पावर +3 माइनस का 5, सॉल्व कर लेंगे तो ये होता है 20,000 माइनस का 5। 20,000 में से अगर 5 निकाल दिए जाए तो 19,995 ओम्स बचता है, 19,995 ओम्स, ऐसा कोई आंसर है यार, 19,995 ओम्स। अच्छा, कभी कभार यहां पे आपका एग्जामिनर एक कार्रवाई और करता है, वो भी ध्यान में रखना, वो यहां पे ना ये तो इसने क्या दिया हुआ था, ये वो करंट दिया हुआ है जो गैल्वेनोमीटर में से पास हो सकता है। कभी कभार ये इसने देखो ना, ये क्या दिया हुआ है, ये इसने आपको लिमिटिंग करंट दिया हुआ है, गैल्वेनोमीटर विद रेजिस्टेंस दिस कैन रीड अप टू दिस मच करंट, ये आपको दिया हुआ है। कभी कभार एग्जामिनर यहाँ पे वोल्टेज दे देगा, वो कैसे देगा आप समझना जरा, वोल्टेज कैसे देगा आपको, वो कहेगा वो इतना वोल्टेज मेजर कर सकता है। तो भाई अभी फॉर्मूले में तो आपको यहाँ पे आईजी चाहिए, फिर कैसे निकालेंगे, फिर आप ओम्स लॉ यूज करोगे, V इज इक्वल टू आई इंटू आर, ये आपका ओम्स लॉ, बेसिक V इज इक्वल टू आई आर वाला आपका ओम्स लॉ। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूंगा, आईजी कितना गिवन है 5 मिली एम्पियर, 5 इंटू 10 पावर -3, आरजी कितना गिवन है 5 गिवन था, 5 ओम्स था, 5 5 हो गया 25, 25 को आपने मल्टीप्लाई कर दिया 10 पावर -3 से, तो डेसिमल यहां था 1 2 3, यानी कि 0.025 वोल्ट। यानी कि वो ऐसे भी कह सकता था, गैल्वेनोमीटर विद अ रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम्स कैन रीड अप टू 0.025 वोल्ट वोल्टेज, सही है। तो आपको ये वीजी गिवन होता, फुल स्केल डिफ्लेक्टिंग वोल्टेज भी कह देता वो इसको। तो आपने यहां से आईजी निकालना था। आईजी कैसे निकालते हैं आप, इस फॉर्मूले के थ्रू आप आईजी निकालते। कभी कभार पास पेपर में ऐसा क्वेश्चन भी दिखने मिलेगा आपको, आईजी निकालते, क्योंकि यहां पे तो आपको बैरल क्या पुट करना है, आईजी का वैल्यू पुट करना है गा। ये हमारे पास एक फालतू स्लाइड है, कचरा स्लाइड है, इसको हम डिलीट कर देते हैं यहां से।